दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इंडोजेनिक फोर्सेस पर अपनी बात को खत्म किया था और इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं यह हम जान चुके थे। हमने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो उठने वाले बल होते हैं अर्थात फोर्सेस होते हैं जो कि इंटरनल पार्ट से अर्थ की उठकर सामने क्रस्ट तक आते हैं, उन्हें हम अंतर्जात बल या इंडोजेनिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं। यह अंदर जन्म लेते हैं, यह हमें पता लगा था। और इसी बल से मतलब यही जो फोर्सेस हैं इन्हीं के द्वारा पृथ्वी में दो तरह के संचलन होते हैं। संचलन का मतलब समझ रहे हैं, मूवमेंट्स होते हैं। पृथ्वी में अलग अलग तरह के मूवमेंट्स लाने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। और उससे भी पहले हमने ये देखा था कि यह जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं और इसके अलावा एक्सोजेनिक फोर्सेस, यह अर्थ की क्रस्ट पर बड़े बड़े बदलाव ले आते हैं। जहां इंडोजेनिक फोर्सेस जो समतल धरातल होता है उसको उबड़ खाबड़ कर देते हैं, कहीं ऊंचावच बना देते हैं, कहीं पर खाड़ियाँ बन जाती हैं, कहीं ओशियंस का फॉर्मेशन होता है, कहीं महाद्वीपों का निर्माण होता है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, पर्वत बनते हैं। उसके विपरीत जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो अपर्दन की क्रिया के द्वारा मतलब इरोजन के प्रोसेस के द्वारा अलग अलग तरह के जो समानताएं हैं उसको लाने का प्रयास करते हैं। वह समतल बनाने वाले बल होते हैं और यह जो है मतलब इंडोजेनिक, यह उबड़ खाबड़ करने वाले बल होते हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में देख रहे थे और इसके द्वारा मतलब इंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा दो प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। एक तो क्षैतिज होता है जिसे कि हम हॉरिजेंटल मूवमेंट कहते हैं और दूसरा होता है लंबवत जिसे कि हम वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं। और यही जो मूवमेंट्स होते हैं इन्हीं के द्वारा अर्थ की क्रस्ट पर अनेक जो विषमताएं हैं मतलब डिसकंटिन्यूटीज़ हैं या ये कह लीजिए कि इरेगुलरिटीज़ हैं वह बनती हैं, उनका यहाँ पर निर्माण होता है, वह क्रिएट होती हैं। और इस वजह से जो पृथ्वी की सतह है या ये कह लीजिए कि क्रस्ट है वहाँ पर विभिन्न उच्चावचों का निर्माण होता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंशन, जो फाल्ट और फोल्ड वाली संरचना हमने देखी है और यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, यह सब इसी के द्वारा बनते हैं। और इसके अतिरिक्त भूकंप और ज्वालामुखी की जो क्रियाएं हैं वह भी इसी का परिचय है, मतलब इसी के द्वारा क्रिएट होती है। ये सब हमने देख लिया था। इसके बाद हमने सडन मूवमेंट, इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब अंतर्जात बल जो है इंडोजेनिक फोर्सेस, इसके भी टू पार्ट्स हमने देखे थे। एक तो आकस्मिक था और दूसरा पटल विरूपणी था। तो आकस्मिक वाले में हम लोग सडन मूवमेंट्स में उन बलों को ले आते थे या उन इंडोजेनिक फोर्सेस को शामिल करते थे जिनका संचलन एकाएक हो जाता है, मतलब ये कुछ समय के लिए रहते हैं, ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। ये जो क्रिया होती है इन बलों की, मतलब अंतर्जात बलों में भी जो आकस्मिक संचलन वाले बल होते हैं मतलब सडन मूवमेंट्स होते हैं वह अल्पकालिक होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, लेकिन उसी थोड़े से समय में ये बहुत उथल पुथल मचा देते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी है या भूकंप है मतलब वॉल्केनिक इरप्शन या आप अर्थक्वेक को ले लीजिए, यह दोनों ही क्या है, यह बहुत समय तक तो रहते नहीं है। ऐसा नहीं कि महीनों तक ज्वालामुखी में से उद्गार हो रहा है या भूकंप आया हुआ है। भूकंप सिर्फ कुछ मिनटों का होता है या कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उतनी ही देर में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और उसके बाद अर्थ की सतह पर भारी परिवर्तन आते हैं। जो लावा है वो अर्थ के अंदर से मतलब इंटरनल पार्ट से बाहर आता है और इसमें से मतलब धरातल के नीचे भी इसका जमाव होता है। हमने इससे पहले चट्टानों के बारे में देखा है, रॉक्स के बारे में। तो वहाँ पर इग्नियस रॉक्स कैसी होती हैं, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। तो जो इंटरनल वाली होती है उसमें सिल्डाइक और बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वहाँ पर इस रूप में लावा का प्रवेश होता है। ये सब कुछ हम देख चुके थे। उसके विपरीत जो पटल विरूपणी संचलन था मतलब डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट था, जिसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी और उसी में कॉन्सेप्ट आया था फोल्ड का। ये जो पटल विरूपणी बल था या संचलन था इसी के द्वारा हम लोग फोल्ड तक पहुंचे थे यानी वलन को देखने वाले थे। तो यह जो डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं यह क्या होते हैं, इनका मतलब इनके अंतर्गत अगर हम देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत और क्षैतिज, लंबवत यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, दोनों प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। और यह जो पटल विरूपणी संचलन होता है मतलब डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, यह बहुत धीमी रफ्तार में काम करता है। इसका जो मोशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है और इसका जो प्रभाव है वह भी बहुत लंबे समय में दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में आपको इसका असर दिखने लगेगा, हजारों साल का समय लगता है या और भी ज़्यादा समय लगता है, तब ये स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा कुछ बदलाव आ रहा है। लेकिन यह जो बदलाव है ये स्थायी होता है और यह हजारों सालों के बाद परिलक्षित होता है और बड़े आकार का बदलाव ले आता है। मतलब समय तो लगता है, ऐसा नहीं कि इसका मोशन बहुत तेज है। इसके विपरीत हमने जो पहले वाला देखा है उसमें बहुत तेज बदलाव आता है, जैसे कि भूकंप आया, सब कुछ उलट पलट के चला गया। लेकिन यहाँ पर जो ये संचलन है, मूवमेंट है, इससे जो बदलाव आते हैं वो बड़े बदलाव होते हैं। अब इसमें भी दो हिस्से हैं, एक तो महादेशीय संचलन है
जिसे कि हम एपिरोजेनिक कहते थे। और दूसरा था महादेशी जनक, मतलब ये जो महाद्वीपों का निर्माण करने वाला बल है उसकी बात की जा रही है। और इसके अलावा जो दूसरा वाला था वो था पर्वत निर्माणकारी यानी माउंटेन मेकिंग वाला, जिसे कि हम ओरोजेनिक मूवमेंट कहते थे। अब जो महादेशीय संचलन था मतलब एपिरोजेनिक मूवमेंट था, इसमें एपिरोजेनिक शब्द, इसको जरा एक बार फिर से देख लीजिए, फिर फोल्ड पर आएंगे। ये वाला जो था इंडोजेनिक फोर्सेस में, ये देख रहे हैं दोस्तों इस पैराग्राफ में एपिरोजेनिक मूवमेंट, कॉन्टिनेंट मेकिंग मूवमेंट। इन्हें कॉन्टिनेंट मेकिंग मूवमेंट कहा जाता है क्योंकि ये महादेश जनक बल होते हैं, मतलब महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। कॉन्टिनेंट्स को बनाने में ये उत्तरदायी होते हैं। और ये किस प्रकार के हैं? यह इंडोजेनिक फोर्सेस का ही पार्ट है। और इंडोजेनिक फोर्सेस में भी किसका? तो डाइस्ट्रॉपिक मूवमेंट का ये हिस्सा है। अब ये जो एपिरोजेनिक मूवमेंट है, इसमें एपिरोजेनिक शब्द का मतलब क्या है ये हमने पीछे जल्दी जल्दी में देख लिया था, यहाँ थोड़ा इसको विस्तार से देख लीजिए। एपिरोजेनिक शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का है, ग्रीक भाषा का है, और यह एपिरोज से बना हुआ है। एपिरोज से इसका उद्भव हुआ है, जिसका मतलब होता है महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। इंग्लिश में हम उसी को कॉन्टिनेंट कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में एपिरोज कहते हैं। इस दोनों का मतलब महाद्वीप होता है यानी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन या उत्पत्ति। तो इसी से बना हुआ है एपिरोजेनिक यानी महाद्वीपों का उत्पत्ति या महाद्वीपों की उत्पत्ति। तो इसी से बन गया एपिरोजेनिक मूवमेंट यानी महाद्वीपों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई जो हलचलें हैं या जो क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से ये महाद्वीपीय संचलन यहाँ पर तैयार होता है। तो दो शब्दों से मिलकर यह बना हुआ है। और यह जो मूवमेंट होते हैं मतलब एपिरोजेनिक जो मूवमेंट होते हैं, इसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें उत्थान आता है यानी ऊपर की ओर अपलिफ्टिंग होती है, या नीचे की ओर धंसाव होता है। दोनों ही क्रियाएं होती हैं। और इसीलिए दिशा के आधार पे कुछ का जो मूवमेंट है वो ऊपर की ओर होता है, मतलब ऐसे ऊपर की ओर अपवर्ड होता है जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, और कुछ जो है वो डाउनवर्ड होते हैं। तो जो ऊपरीमुखी संचलन होता है, अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग यहाँ पर ऊपरीमुखी संचलन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसमें दो तरह के उभार आते हैं। ये जो अपवर्ड मूवमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे इरेज कर लीजिए। अब देखिए ये वाला, इसकी वजह से जो महाद्वीप हैं यानी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें दो तरह के उभार आते हैं, ऊपर की ओर उठने की क्रिया होती है। जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें महाद्वीपीय भाग या उनका कोई हिस्सा आस पास का जो सरफेस होता है, समीप की जो सतह होती है, उससे ऊंचा उठ जाता है। जैसे मान लीजिए ये पूरी समतल सतह है और यहाँ से ये अपलिफ्ट वाली जो मूवमेंट है शुरू हुई, तो ऐसे बीच में उभार आ जाता है, इस प्रकार का उभार आता है। और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है? तो कॉन्टिनेंट्स का जो तटीय भाग है, महाद्वीपों का जो तटवर्ती भाग है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ महाद्वीपों का तट समुद्र के पानी के साथ मिल रहा है या मेल खा रहा है, तो वहाँ पर मतलब यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स जो है इनका एक हिस्सा तटवर्ती जरूर होगा क्योंकि समुद्र का पानी तो चारों ओर फैला हुआ है। तो उस वाटर में जो जलमग्न हिस्सा है, मतलब उसमें डूबा हुआ जो महाद्वीपों का कुछ हिस्सा होता है, वहाँ पर निर्मग्नन की घटना होती है, मतलब वो और ज़्यादा अंदर की ओर धंसने लगता है। ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है इसकी बात हो रही है। यहाँ पर आपने अपवर्ड मूवमेंट को देखा और यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट को देखा। तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है? महाद्वीपों का जो किनारे वाला तटवर्ती क्षेत्र होता है वो समुद्र के अंदर दबने लगता है, मतलब समुद्र उनके ऊपर चढ़ने लगता है एक तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर देखा था। ये पूरा पैराग्राफ इसी का एग्जाम्पल देकर समझाया गया था। इसमें हमने अपवर्ड मूवमेंट को देखा और जो डाउनवर्ड मूवमेंट थे उनको भी देखा। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट को एक बार फिर से समझ लीजिए। इस संचलन के कारण, मतलब यह जो मूवमेंट है इसके कारण जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें दो तरह के धंसाव होते हैं। यहाँ भी जो धंसाव हो रहा है, मतलब नीचे की ओर जो मूवमेंट हो रहा है, वो दो तरीके का होता है। पहला तो ये होता है कि जो स्थल वाला हिस्सा है यानी जमीन का टुकड़ा है, वहाँ पर स्थानीय रूप से वह अपनी समीप वाली सतह की तुलना में नीचे धंस जाता है। मतलब जैसे आपने देखा पिछले वाले में, अपवर्ड वाले में, कि आसपास की जो सतह है उसकी तुलना में कुछ हिस्सा जो है ऊपर की ओर उठ जाता है, वैसे ही डाउनवर्ड वाले में क्या होता है? आसपास की सतह की तुलना में वो थोड़ा सा नीचे धंस जाता है। इस प्रकार का मूवमेंट होता है। और यह जो क्रिया है इसे अवतलन कहा जाता है। यह जो क्रिया है इसे अवतलन कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसमें वही समुद्र वाली घटना होती है, मतलब महाद्वीपों का कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर चला जाता है। जो मग्न तट बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं, तो इसे निमज्जन कहा जाता है। जो महाद्वीपों के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों के समुद्र में डूबने की घटना होती है उसको निमज्जन कहते हैं।
और इंग्लिश में आप देखिएगा तो उसको सबमर्जेंस कहते हैं। सबमर्जेंस का मतलब क्या होता है? निमज्जन, यानी डूब जाना, निमग्न हो जाना। तो यहाँ पर दो तरह की क्रियाएं इसमें भी होती हैं। अधोमुखी जो संचलन होता है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उसमें या तो आसपास की सतह की तुलना में जमीन का हिस्सा नीचे धंस जाएगा, या फिर जो महाद्वीपों का तटवर्ती क्षेत्र है वो समुद्र के अंदर और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, मतलब वहाँ पर एक तरह से मग्न तटों का निर्माण होगा। तो यह जो क्रिया है यह सबमर्जेंस कहलाएगी। और यह दोनों ही क्रियाएं ये आती हैं इसमें महादेश संचलन में, यानी एपिरोजेनिक मूवमेंट जो होते हैं उसमें। एपिरोजेनिक मूवमेंट में दो तरह के संचलन होते हैं, यानी दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक तो हमने देखा अपवर्ड और दूसरा देखा डाउनवर्ड। अब इसके बाद ओरोजेनिक मूवमेंट को देखने का नंबर था। तो यहाँ तक हमने अपने पैराग्राफ को पूरा किया था। ये जो समरी थी यहाँ तक की थी, मतलब ये बड़ा सा जो आप पैराग्राफ स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें इन्हीं बातों का वर्णन किया गया था। अब इसके आगे की कथा आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में आइए देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है, और ये सारे कोर्सेज वर्तमान में टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो 2 ऑप्शन आपके पास है। एक तो टेलीग्राम के कुछ चैनल हैं, जैसे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। उसके अलावा वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है। इस प्रकार के कई टेलीग्राम चैनल हैं जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं हैं वो आप तक समय से पहुँचती रहेंगी। तो आप उससे जुड़े रहिए। और इसके अलावा यूट्यूब से बढ़िया माध्यम कुछ है ही नहीं। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस आप देखते हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होता। तो इसलिए आप उससे जुड़ जाइए और जितने भी वीडियोस को आप देखते हैं उसे बार बार देखिए, सुनिए और उससे नोट्स बनाइए। जब तक आप उसे नोट नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में स्टेबल नहीं होगा। जितना भी नॉलेज है वो ऊपर से बह जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए नोट करना ज़रूरी है। और इसके अलावा वीडियो अच्छे लगते हो तो आप लाइक करिए, और ठीक समझते हो तो शेयर करिए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। ये सब बातें थी, अब चलते हैं आगे। हमने देखा था कि जो हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं वह भी 2 प्रकार के हैं, उनके भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सा? कंप्रेशनल फोर्सेस हैं और टेंशनल फोर्सेस हैं। एक सिकोड़ने वाला है और दूसरा खींचने वाला है, मतलब एक संपीड़न बल है और दूसरा तनाव बल है। तो दोनों ही जो फोर्सेस हैं यह भी अर्थ के क्रस्ट को बदलने में बड़े मामले में उत्तरदायी होते हैं। और ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस, यह जो कंप्रेशनल फोर्सेस है इनकी वजह से रॉक स्ट्रेटा गेट फोल्डेड। जो रॉक का स्ट्रेटा होता है, मतलब ऊपर की सतह होती है, वह फोल्ड हो जाती है, उसमें मोड़ आ जाते हैं। किसी भी चीज़ को आप सिकोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसकी जो ऊपरी चमड़ी है उसमें मोड़ आने लगेंगे, वलन पड़ने लगेंगे। तो इस प्रकार के जो फोल्ड्स हैं वो बनते कैसे हैं? यह कंप्रेशनल फोर्स के नतीजे के रूप में बनते हैं। जब इस प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है अर्थ की क्रस्ट पर तो इस प्रकार की सलवटें बन जाती हैं या पड़ जाती हैं। और यही जो सलवटें हैं जिसमें कि लहरनुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी को हम लोग कहते हैं वलन। अब इसमें एक एंटीक्लाइन होता है और एक सिंक्लाइन होता है, मतलब एक अपनति होती है और दूसरी अभिनति होती है। अपनति और अभिनति का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एंटीक्लाइन है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये सिंक्लाइन है। इस प्रकार का वलन में 2 हिस्से पाए जाते हैं। कोई भी वलन हो, कोई भी फोल्ड हो, उसमें अपनति और अभिनति यानी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन ये जरूर बनेगा। तो ये चीज़ें हमने कंप्रेशनल फोर्स के नतीजे के रूप में देखी। ये तो कंप्रेशनल फोर्स हो गए, लेकिन दूसरा वाला जो है उसका क्या? तो टेंशनल फोर्स जो होते हैं इसकी वजह से फॉल्ट बनते हैं, यानी भ्रंशों का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सरफेस है या कोई चीज़ है, उसको आप दोनों तरफ से पकड़कर खींचने लगिए, मतलब दोनों तरफ से विपरीत बल उस पर आरोपित कर दीजिए। तो एक सीमा तक वो खींचेगा, उसके बाद बीच में क्या होगा? दरारें पड़ जाएंगी। और यही जो दरारें हैं इन्हीं को हम लोग फॉल्ट के रूप में आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही थी फोल्ड्स की, हम वलनों के बारे में देख रहे थे, तो आगे उन्हीं पर चर्चा करेंगे। देख लेते हैं इन्हें। फोल्ड्स की चर्चा हो चुकी थी, इसकी हम लोगों ने डिफिनीशन भी देखी थी। वलन होते क्या है? तो पृथ्वी पर जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनमें जब हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, इसकी परिभाषा आपने देखी है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अर्थ के क्रस्ट पर जो इंडोजेनिक फोर्सेस का वर्क होता है, हालांकि ये अंदर जन्म लेते हैं लेकिन इसका प्रभाव हमें बाहर दिखाई देता है। तो इंडोजेनिक फोर्सेस में जो एक पार्ट है हॉरिजेंटल मूवमेंट वाला, उसका नतीजा ये होता है कि जो
अर्थ के क्रस्ट की रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें कंप्रेशन उत्पन्न होता है, यानी संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सिकोड़ने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और इस वजह से जो रॉक्स हैं उनमें लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, मतलब वेव लाइक फोल्ड वहाँ पर क्रिएट होते हैं। और यही जो मोड़ होते हैं इन्हीं को वलन कहा जाता है, मतलब फोल्ड्स कहा जाता है। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं इसमें कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। आप किसी भी चीज़ को मोड़ेंगे या दबाव उस पर डालेंगे तो इसी प्रकार से संरचना बनेगी। मतलब आप इधर से भी प्रेशर डाल रहे हैं, इधर से भी प्रेशर डाल रहे हैं, तो बीच में जो चीज़ है उसका सरफेस ऐसे सिकुड़ने लगेगा, तो कुछ हिस्सा ऊपर उठेगा, कुछ हिस्सा नीचे धंस जाएगा। अब ये जो ऊपर उठा हिस्सा था इसी को हम लोग यहाँ पर अपनति के नाम से जानते थे, यानी एंटीक्लाइन, और जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा था उसको हम लोग सेंकिक्लाइन कहते थे। सेंकिक्लाइन का मतलब क्या? अभिनति। इसे श्रृंग और गर्त के रूप में भी हम लोग देखते हैं। अब वास्तव में होता क्या है, जो वलन होते हैं वह बृहद संचलन का ही छोटा रूप होते हैं। यह जो बड़ा वाला संचलन होता है, मतलब बड़ा वाला जो मूवमेंट होता है, उसी का ये छोटा रूप होते हैं। हालांकि इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही छोटी होती है उसकी तुलना में, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो। और दोनों तरफ के जो वलन के हिस्से होते हैं, मतलब आपने इधर से भी इसे ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए ये सरफेस है, आपने इधर से भी इसे प्रेस किया, इधर से भी प्रेस किया, तो कंप्रेशनल फोर्स जो है इस पर अप्लाई हुआ। अब इसमें सिकुड़न आ गई और इसी को आपने वलन कहा। तो ये जो भी चीज़ें आप इधर वाला देख रहे हैं और इधर वाला देख रहे हैं, ये असल में क्या है? ये वलन की भुजाएं हैं। मतलब ये एक तरह से लिम्स ऑफ फोल्ड्स हैं। इन्हें वलन की भुजाएं क्यों कहेंगे? क्योंकि ये यहीं से मुड़ने का काम करती हैं। और आप जैसे अपने हाथों को सिकोड़ कर या फैलाकर अपने काम को अंजाम देते हैं, वैसे ही ये वलन भी अपनी जो क्रिया विधि है वो यहीं से शुरू करते हैं। मतलब सिकुड़ने का प्रोसेस अगर होगा तो यहीं से होगा। तो ये क्या कहलाती हैं? ये लिम्स ऑफ फोल्ड कहलाती हैं। और वलन की दोनों भुजाओं के बीच में जो अपनति बनती है या अभिनति बनती है, मतलब जो एंटीक्लाइंस बनते हैं या सेंकिक्लाइंस बनते हैं, उनमें जो बीच से गुजरने वाली, मतलब मान लीजिए वलन की जो लंबाई है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक है, तो एकदम बीच से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं, यानी वलन का अक्ष कहते हैं। ये कुछ चीज़ें वलनों के बारे में थी। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के फोल्ड्स हमें दिखाए गए थे, जिसमें कि सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है। इस टाइप के जो फोल्ड्स हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप चित्र में देख लीजिए कि वलन असल में दिखते कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रॉक पर वलन पड़े हुए हैं, मतलब फोल्ड बन गए हैं। दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है और इस वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर उठ गया है और यहाँ नीचे धंस गया है, फिर यहाँ ऊपर उठेगा, फिर ऐसे ही नीचे धंसेगा। इस प्रकार की क्रिया यहाँ पर ये फोल्ड जो है दर्शा रहा है। और इसमें जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग एंटीक्लाइन कहेंगे और जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा है उसे सेंकिक्लाइन कहेंगे। तो ये धसाव और उभार आप देख रहे हैं और ये फोल्ड का चित्र है। ये रियल पिक्चर है, फोटो ली हुई है, आप इसे देख सकते हैं। और इसके जो टाइप्स हैं, आइए उसे भी फिगर के जरिए देख लेते हैं। अब जो आप फिगर देख रहे हैं वो सिमेट्रिकल फोल्ड्स का है, उसके बाद एसिमेट्रिकल फोल्ड्स का है, इसके बाद आइसोक्लाइनल फोल्ड्स का है, इसी प्रकार से ओवरटर्न जो फोल्ड्स होते हैं उनका है। और भी हम आगे चलेंगे तो इसमें आप रिक्यूम्बेंट जो फोल्ड्स होते हैं उनको देखेंगे। ये सब फोल्ड्स के फिगर हैं, अलग अलग प्रकार के वलन हैं, लेकिन मोड सभी में पड़ रहे हैं, ये आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिमेट्रिकल फोल्ड है उसके बारे में, यानी इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जान लीजिए कि सिमेट्रिकल फोल्ड होते क्या है। तो साधारण प्रकार के जो वलन होते हैं, मतलब जो सिंपल फोल्ड्स होते हैं, उनको हम लोग सिमेट्रिकल फोल्ड की रेंज में रखते हैं। जैसा कि सिमेट्रिकल का अर्थ है, तो सिमेट्रिकल का जो अर्थ होता है या उसकी जो मीनिंग होती है, उसका मतलब यही होता है कि एक समान या सममित। तो इस प्रकार की जो सममित चीज़ें हैं, मतलब एक जैसी चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पाया जाता। मतलब जैसी संरचना शुरुआत में थी वैसी ही अंत तक रहेगी। एक रेगुलर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देगा और यही होते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड्स। और जो सिमेट्रिकल फोल्ड्स होते हैं उनमें दोनों भुजाओं का जो झुकाव होता है, दोनों जो उसकी आर्म्स होती हैं, लिम्स होती हैं, उनकी जो बेंटिंग होती है वो बराबर होती है, वो बराबर बेंट होती है, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा उठ गया और यहाँ जाके ज़्यादा मतलब ज़्यादा धंस गया और यहाँ कम उठा हुआ है। अगर उभार आएगा तो बराबर मात्रा में आएगा, या अगर धसाव होगा नीचे की ओर, ये डाउनवर्ड मोशन होगा तो ये नीचे की ओर बराबर मात्रा में होगा। इनमें समानता पाई जाती है। तो इसमें जो प्रोसेस है वो एक जैसा होता है और जो स्ट्रक्चर इनका है वो भी सिमेट्रिकल होता है। इसी वजह से इन्हें सममित वलन या सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। और यह खुला हुआ वलन होता है, यह ओपन फोल्ड होता है। तो सिमेट्रिकल जो फोल्ड्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ये ओपन फोल्ड्स में गिने जाते हैं। आइए इन्हें PDF में देख लेते हैं। यहाँ आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं,
दीज आर सिंपल फोल्ड्स, यह बहुत ही सामान्य फोल्ड्स होते हैं, बहुत ही साधारण। द लिम्स ऑफ विच, इनकी जो भुजाएं होती हैं वह इंक्लाइन यूनिफॉर्मली, उनमें जो इंक्लाइन होता है या बेंडिंग होती है वह यूनिफॉर्म तरीके से होती है, एक समान तरीके से होती है। दीज फोल्ड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन फोल्ड, यह खुले हुए वलन का एक एग्जाम्पल है, ओपन फोल्ड्स का एक नमूना है। सिमेट्रिकल फोल्ड्स आर फॉर्म व्हेन कंप्रेसिव फोर्सेस वर्क रेगुलरली बट विथ मॉडरेट इंटेंसिटी। यहाँ पर जो सिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं वो कब जनरेट होते हैं तो उसकी चर्चा की गई है। ये तब जनरेट होते हैं जब जो कंप्रेसिव फोर्स है यानी संपीड़न बल है वो एक समान तरीके से लगातार अप्लाई हो रहा है, मतलब उसमें जरा भी कमी नहीं आ रही है, जितना पहले लगा था उतना ही लगातार लग रहा है और न ही बीच में रुकावट आ रही है, उसमें इर्रेगुलर गैप नहीं है। अगर दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो लगातार हो रहा है। और एक चीज़ और है कि मॉडरेट इंटेंसिटी होनी चाहिए, बहुत तेज दबाव अगर पड़ेगा तो इस प्रकार के जो सिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं वो नहीं बनेंगे। तो दबाव कम मात्रा में होना चाहिए या एक औसत होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना तो बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ जो कंप्रेसिव फोर्स है उसकी इंटेंसिटी एक मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए और वह रेगुलर तरीके से लगना चाहिए दोनों ओर से, तब ये बनेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड्स जिनके बारे में हमने देखा। अब इसके बाद जो दूसरा वाला है वो है इसका विरोधी यानी एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। यहाँ पे बार बार फोर्स निकल जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स जो है इसके बारे में देखने वाले हैं। जो असममित वलन होते हैं यानी एसिमेट्रिकल फोल्ड्स होते हैं, इसमें क्या होता है तो इसका ठीक विपरीत होता है। जो सिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं उनके ठीक अपोजिट यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें वलन की जो दोनों भुजाएं होती हैं, मतलब जो दोनों लिम्स होती हैं वह इरेगुलर होती हैं, उसमें यूनिफॉर्मली जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। दोनों जो लिम्स हैं वो इरेगुलर होती है, यहाँ आप उसे लिखा हुआ भी देख रहे हैं। बोथ द लिम्स इंक्लाइन एट डिफरेंट एंगल, जो दोनों लिम्स होती हैं, दोनों जो भुजाएं होती हैं उनमें जो झुकाव होता है वो अलग अलग एंगल्स पर होता है। जो एंगल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वन लिम्ब मतलब एक जो भुजा है वो इज रिलेटिवली लार्जर एंड इंक्लाइनेशन इज मॉडरेट एंड रेगुलर वाइल द अदर लिम्ब इज रिलेटिवली शॉर्टर विथ स्टीप इंक्लाइनेशन। यहाँ पर जो झुकाव है उसमें भी परिवर्तन पाया जाता है और एक जो लिम्ब है वो बड़ी हो जाती है और दूसरी जो है वो छोटी हो जाती है, मतलब एक जो है वो लार्जर हो जाती है और दूसरी शॉर्टर हो जाती है। ये तुलनात्मक रूप से है, यहाँ पे रिलेटिवली कहा गया है तो इसका मतलब दोनों का आपस में संबंध दर्शाया गया है, यानी एक जो भुजा है वो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, दूसरी जो है छोटी हो गई, फिर तीसरी बड़ी हो गई। इस प्रकार से ये एसिमेट्रिकल फोल्ड्स जो है बनते हैं। आइए इनका भी फिगर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप एसिमेट्रिकल फोल्ड्स का फिगर देख रहे हैं इसमें ये वाली जो आर्म है या ये वाली जो लिम्ब है ये छोटे साइज की है, इधर वाली ज़्यादा लंबी है, इधर का फिगर जो है वो कट गया है, तो ये जो लिम्ब है ये ज़्यादा लंबी है। इसी प्रकार से इसकी लंबाइयों में जो इसका साइज है उसमें फ़र्क पाया जाता है, कुछ जो है वो लार्जर होती हैं और कुछ जो है वो शॉर्टर होती हैं। इस प्रकार से बनते हैं एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। तो स्वाभाविक है कि यहाँ बनने का कारण क्या होगा, जो कंप्रेशनल फोर्स है वह बराबर मात्रा में नहीं लग रहा होगा और उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई होगी, उसमें मॉडरेशन नहीं पाया जाता होगा। तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो कंप्रेशनल फोर्स होता है वो दोनों ओर से अप्लाई तो होता है लेकिन तेज रफ्तार में होता है, उसकी जो गति है वो सिमेट्रिकल वाले की तुलना में तेज होती है और तेज गति से जब इस पर ज़्यादा तेज दबाव डाला जाएगा तो जहाँ से मन हुआ वहीं से उभार आ जाएगा। एक बराबर रेगुलर तरीके से इसमें जो अपलिफ्टिंग या डाउनवर्ड जो नीचे जाने का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो जो फोल्ड्स बनेंगे वो एक रेगुलर वैरायटी के नहीं होंगे, कुछ जो है वो ऊपर उठेंगे ज़्यादा मात्रा में और कुछ जो है वो छोटे रह जाएंगे। इस प्रकार से इसमें असमानता पाई जाएगी। तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो वही है कि कंप्रेशनल फोर्स यहाँ रेगुलर अमाउंट में या रेगुलर जो प्रोसेस है उसमें नहीं लगता है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी हाई होती है, उसमें तीव्रता ज़्यादा होती है। इसके विपरीत हमने सिमेट्रिकल वाले में देखा था कि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है या मॉडरेट होती है। अब इसके बाद जो अगला वाला है यानी तीसरा वाला, उसको देखेंगे मोनोक्लाइनल फोल्ड्स। यह जो फोल्ड्स होते हैं यह किस प्रकार के होते हैं, यह एक दिशा में मुड़े हुए होते हैं, इनकी जो दिशा है वो एक जैसी होती है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी वलन में यानी जब किसी फोल्ड में कोई एक लिम्ब जो है उसका इंक्लाइनेशन सामान्य होता है और दूसरा जो उसमें लिम्ब होता है, मतलब इसमें अलग अलग भुजाएं होती हैं फोल्ड में, ये आप जानते हैं। तो जो दूसरी भुजा होती है उसका जो झुकाव होता है, उसकी जो बेंडिंग होती है वह एक राइट एंगल वहाँ पे क्रिएट करती है, मतलब समकोण का निर्माण करती है। मतलब क्या है कि वह एकदम खड़ी हो जाती है। समझ रहे हैं इसका मतलब, जैसे ये एक सरफेस है, इस पर दोनों ओर से कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई हुआ तो जो वलन पड़ेंगे उसमें अगर इस प्रकार की वैरायटी होगी, मतलब मोनोक्लाइनल फोल्ड बनेंगे
तो इसमें एक भुजा जो है उसका झुकाव सामान्य होगा, लेकिन जो दूसरी वाली है वो बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, एकदम 90 डिग्री का वो एंगल बनाने लगेगी। इस प्रकार की वेराइटी होती है। मतलब एक जो वलन है या एक जो फोल्ड है वो रेगुलर तरीके से बनेगा और दूसरे वाले में राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब उसका जो ढाल है, जो उसका स्लोप है, वो एकदम खड़ा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक दिग्नत वलन या मोनोक्लाइनल फोल्ड। अब यह जो मोनोक्लाइनल फोल्ड होते हैं, इसके निर्माण में जो लंबवत संचलन होता है, यानी जो वर्टिकल मूवमेंट होता है, उसको जिम्मेदार माना जाता है। वही इसे बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हो जाए, तो जो वलन की लिम्स हैं, मतलब जो फोल्ड की लिम्स हैं, उनमें ब्रेक आ जाता है, टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यहाँ पर वलन तब नहीं बनते हैं, तब भ्रंशों का निर्माण होने लगता है, मतलब फॉल्ट्स क्रिएट होने लगते हैं। तो ये जो मोनोक्लाइनल फोल्ड है, इनमें होता क्या है, एक आर्म तो सिंपल होती है, लेकिन जो दूसरी वाली लिम्ब होती है वो एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लेती है। और यहाँ पर तब जो कंप्रेशनल फोर्स है वो कहीं ना कहीं जाकर टेंशनल फोर्स में क्रिएट होने लगता है, मतलब कन्वर्ट होने लगता है। यहाँ जो संपीड़न बल है वो तनाव बल में परिवर्तित होने लगता है। और इसका नतीजा क्या होगा कि तब वलन की जगह पे यहाँ पे फॉल्ट बनने लगेंगे, मतलब फोल्ड की जगह पे फॉल्ट का क्रिएशन होने लगेगा। तो एक सीमा तक ही मोनोक्लाइनल जो फोल्ड्स हैं वो क्रिएट होते हैं, उसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और ये फॉल्ट में तब्दील हो जाते हैं। ये आपने देखा। और ऐसा कब होता है, जब जो वलन की लिम्स है, यानी फोल्ड की लिम्स है, वो टूट जाती हैं, तब ऐसा होता है, बीच में दरार आ जाती है। अब जो इसमें क्षैतिज संचलन था, यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट था, उससे दो दिशाओं में, दो अलग अलग डायरेक्शन में इरेगुलर तरीके से कंप्रेशन होता है, मतलब खिंचाव होता है। और इस कारण भी जो ये मोनोक्लाइनल फोल्ड्स हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, ये क्रिएट होते हैं। तो आइए इन्हें बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। दे आर दोज इन विच वन लिम्स इंक्लाइन मॉडरेटली विथ रेगुलरली स्लोप। यहाँ पर जो एक लिम्ब है वो औसत तरीके से एक रेगुलर स्लोप के साथ बनती है और उसमें जो इंक्लाइनेशन है वो भी बहुत सामान्य पाया जाता है। लेकिन जो दूसरी लिम्स होती है, माफ़ कीजिएगा, दूसरी लिम्ब होती है, वो इंक्लाइन करती है एकदम स्टीपली एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का वो एंगल बनाते हुए बिल्कुल खड़ी हो जाती है। एंड स्लोप इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, और जो स्लोप है वो पूरा वर्टिकल हो जाता है, यानी एकदम ढाल जो है वो खड़ा हो जाता है। इस प्रकार का निर्माण होता है। और इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट वर्टिकल फोर्स एंड मूवमेंट आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लाइनल फोल्ड। वही कहा गया है, जो यहाँ पर क्षैतिज संचलन है वो कम काम करने लगता है और जो वर्टिकल मूवमेंट है वो यहाँ ज़्यादा उत्तरदायी होता है इनके निर्माण में। और ज़्यादा मात्रा में अगर ये ऊपर की ओर उठते हैं या इनमें टेंशन क्रिएट होता है, तनाव बल उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर फोल्ड की जगह पे फॉल्ट बनने लगते हैं। यहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लिम्स गिव बर्थ टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स। मतलब यहाँ पर जो लिम्स होती है उसमें जब स्प्लिटिंग होने लगती है, टूटने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो इससे जो फॉल्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ये थे मोनोक्लाइनल फोल्ड्स। अब इसके बाद जो अगले वाले हैं वो हैं आइसोक्लाइनल। इनको भी देख लेते हैं। तो दे आर फॉर्म when the compressive forces are so strong that both the limbs of the fold become parallel but not horizontal। यहाँ पर क्या होता है, जो कंप्रेसिव फोर्स है या कंप्रेशनल फोर्स है, मतलब संपीड़न बल, वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, सशक्त होता है, शक्तिशाली होता है। और ऐसे में क्या होता है, जो दोनों लिम्स होती हैं, यानी वलन की या फोल्ड की जो दोनों भुजाएं होती हैं, उनके साथ क्या प्रोसेस होता है, तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें दो टाइप के जो फोल्ड्स हैं उन्हें दर्शाया गया है। एक तो आइसोक्लाइनल है और दूसरा ओवरटर्न है। तो हमें आइसोक्लाइनल को देखना है, लेफ्ट साइड वाला अपना देखिए, ये वाला। ये जो फोल्ड्स हैं, मतलब यह जो आइसोक्लाइनल फोल्ड्स हैं, इसमें दोनों जो लिम्स होती हैं वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। इतना तेज कंप्रेशनल फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है कि दोनों लिम्स जो है वो आपस में पैरेलल यहाँ पर एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। जब दोनों ओर से प्रेशर ऐसे लगाया जाएगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों ओर से जब प्रेशर लगेगा तो दोनों जो लिम्स है वो पास में आने लगेंगी, सटने लगेंगी, उनमें आपस में जो दूरी है वो कम होने लगेगी। और इस वजह से एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये आपस में बिल्कुल पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, दोनों के बीच का गैप एकदम इक्वल हो जाता है। इस प्रकार से बनते हैं ये समनत वलन, यानी जिसे कि हम लोग आइसोक्लाइनल फोल्ड्स कहते हैं। इसमें जो प्रोसेस होता है वो यही है कि दोनों दिशाओं से, यानी दोनों डायरेक्शन से जो क्षैतिज संचलन होता है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, उसके कारण एक समान जो कंप्रेशनल फोर्स है वो वलन पर दोनों ही दिशाओं से अप्लाई होता है। और इस वजह से उसकी जो दोनों लिम्स होती हैं वो एक समान रूप से इंक्लाइन हो जाती हैं, यानी झुक जाती हैं। और वो दोनों झुकते झुकते एक दूसरे के इतने पास में आ जाती हैं कि दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। दोनों लिम्स जो है आपस में यहाँ समांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं।
और इस तरह की जो पैरेलल आर्म वाले फोल्ड होते हैं या पैरेलल लिम्स वाले फोल्ड होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं समनत वलन यानी आइसोक्लाइनल फोल्ड्स। अब यहाँ पर एक बात याद रखने लायक है कि जो समनत वलन होते हैं, मतलब जो आइसोक्लाइनल फोल्ड्स होते हैं, इनकी जो आर्म्स होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं, लेकिन क्षैतिज नहीं होती। ऐसा नहीं कि ये क्षैतिज है, मतलब ये हॉरिजेंटल नहीं होती, ये वर्टिकल होती हैं, और साथ ही साथ ये पैरेलल होती हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें आप देख रहे हैं, और इसके बगल वाला देख लीजिए, इसमें भी समानता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है इसमें बीच में अंतर पाया जा रहा है और वो अंतर एक बराबर है, इसीलिए ये पैरेलल है, लेकिन ये खड़ी होती हैं। इनका जो मूवमेंट है वो किधर हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, ये हॉरिजेंटल वाले प्रोसेस से नहीं बनती है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो आइए इसको डिफिनीशन में देख लेते हैं। यहाँ बाय डिफिनीशन भी वही लिखा हुआ है कि इनका जो फॉर्मेशन है वो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से होता है, और कंप्रेसिव फोर्स कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और इसमें होता क्या है, तो दोनों जो लिम्स होती हैं फोल्ड की वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं, उनके बीच की जो उनका बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो कम हो जाती है, और इस वजह से वो पैरेलल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हॉरिजेंटल नहीं होती। उनका जो मूवमेंट है वो हॉरिजेंटल नहीं होता, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला वाला है रिक्यूम्बेंट फोल्ड। तो ये जो रिक्यूम्बेंट फोल्ड्स हैं यह क्या होते हैं, दे आर फॉर्म व्हेन द कंप्रेसिव फोर्सेस आर सो स्ट्रांग दैट बोथ द लिम्स ऑफ द फोल्ड बिकम पैरेलल एज वेल एज हॉरिजेंटल। यहाँ पर आप देखिए दोनों में बस जरा सा का अंतर है, आइसोक्लाइनल में और जो रिक्यूम्बेंट है उसमें। इसमें जो रिक्यूम्बेंट वाले हैं इसमें हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, और इससे पहले वाला जो हमने आइसोक्लाइनल देखा था उसमें हॉरिजेंटल कोई प्रोसेस नहीं होता है, हालांकि जो दोनों लिम्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसको देख लेते हैं। दे आर फॉर्म व्हेन द कंप्रेसिव फोर्सेस आर सो स्ट्रांग। यहाँ पर जो कंप्रेशनल फोर्सेस हैं यानी संपीड़न बल वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, प्रबल हो जाता है, और इस वजह से जो दोनों लिम्स हैं वो पास में आती हैं और पैरेलल हो जाती हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है। तो आइए इन्हें बाई फिगर देख लेते हैं। लेफ्ट साइड वाला जो आप फिगर देख रहे हैं वो रिक्यूम्बेंट फोल्ड्स का है। इस प्रकार से बनते हैं रिक्यूम्बेंट फोल्ड्स, इस प्रकार से इनका संचलन होता है। यहाँ पे भी दोनों जो लिम्स हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं, बीच का गैप इक्वल है हर जगह पे, लेकिन इनका मूवमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रहा है, क्षैतिज दिशा में हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर फर्क है दोनों में, रिक्यूम्बेंट में और जो आइसोक्लाइनल इससे पहले हमने देखा ये वाला, इसमें दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये एकदम वर्टिकल है और ये वाला जो है ये टोटल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जरा सा का अंतर है, हालांकि दोनों में जो कंप्रेशनल फोर्स है वो बहुत तीव्र होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब आगे चलते हैं और अगले वाले को देखते हैं। तो अगला वाला कौन सा है, अगला वाला ओवरटर्न फोल्ड है। ओवरटर्न का आप चित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला है। इसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आइए पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रतिवलन है यानी ओवरटर्न फोल्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होता है। हमने इससे पहले देखा कि जो कंप्रेसिव फोर्स था यानी संपीड़न बल था, उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही थी। हमने जो आइसोक्लाइनल फोल्ड था उसमें भी ये देखा था और उसके बाद रिक्यूमेंट में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि जब दोनों ओर से आप दबाइएगा, यहाँ पर इसे ऐसे देख लीजिए, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है और इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों ओर से प्रेशर पड़ रहा है और बहुत तेज उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत तेज़ी से मुड़ने लगेंगे, मतलब इसमें जो फोल्ड है वो बहुत तेज़ी से आएंगे, और एक फोल्ड के ऊपर दूसरा फोल्ड जो है वो उलट जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो लिम्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरटर्न करने लगती हैं, उलटने लगती है। मतलब एक जो मोड़ है उसके ऊपर दूसरा मोड़ आकर ऐसे उलट गया, इसको ऐसे एक मोड़ बना, इसके ऊपर दूसरा आकर ऐसे इसके ऊपर सो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इधर से भी प्रेशर बन रहा है और इधर से भी प्रेशर बन रहा है, तो दोनों ओर से जो प्रेशर इस पर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से इन्हें आसपास मूव करने की जगह नहीं मिली, तो एक दूसरे के ऊपर ही सो गए। ऐसे बनते हैं प्रतिवलन, और इसमें एक भुजा के ऊपर दूसरी भुजा जो है वो उलट जाती है, ओवरटर्न कर जाती है, इसीलिए इनका नाम भी है ओवरटर्न फोल्ड्स। और इस प्रकार के जो फोल्ड होते हैं इसमें भुजाएं यानी जो लिम्स होती हैं वह क्षैतिज अवस्था में नहीं होती, मतलब हॉरिजेंटल नहीं होती, हालांकि झुकी हुई होती हैं, लेकिन उनमें हॉरिजेंटल एकदम डायरेक्शन नहीं पाई जाती। ये हम यहाँ पर जानते हैं। तो आइए इन्हें बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, दे आर दोज फोल्ड्स इन विच वन लिम्ब ऑफ द फोल्ड इज थ्रस्ट अपॉन द अनदर फोल्ड। यहाँ पर जो एक फोल्ड की लिम्ब है वो दूसरे वाले फोल्ड की लिम्ब पर जाकर सो जाती है, लेट जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कंप्रेसिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। अब यहाँ पे लिम्स आर सेल्डम हॉरिजेंटल, जो लिम्स होती हैं वो सेल्डम हॉरिजेंटल होती हैं। इस प्रकार का प्रोसेस होता है।
एकदम से क्षैतिज नहीं होती, ऐसा नहीं कि एकदम से हॉरिजेंटल हो जाएंगे, लेकिन आंशिक रूप से पार्शियली ये हॉरिजेंटल ही होती है। झुकाव इनका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन कंप्लीटली उधर मुड़ नहीं जाती। अब इसके बाद जो अगला वाला है, ओवरटर्न के बाद जो प्लंग है उसको देख लीजिए। ये वाला जो फोर्स है या फोल्ड है, इसको देखने के बाद हम लोग जो फैन फोल्ड है उसको भी देखेंगे। फैन फोल्ड जो है वो बहुत मज़ेदार है, इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी होती है। फिलहाल इसको देखिए, दे आर फॉर्म व्हेन द एक्सिस ऑफ फोल्ड, इसे प्लंगिंग फोल्ड्स भी कहा जाता है। प्लंग फोल्ड या प्लंगिंग फोल्ड्स भी कहा जाता है, दोनों ही नाम इसी के हैं। और इसमें होता क्या है कि जब किसी फोल्ड की जो एक्सिस होती है, मतलब जो उसका अक्ष होता है, वो हॉरिजेंटल एक्सिस के समांतर नहीं होता, मतलब जो क्षैतिज अक्ष है उसके समांतर नहीं होता, बल्कि उसके साथ एंगल क्रिएट करता है। वहाँ पर इंक्लाइनेशन होता है और बीच में एंगल बनता है, तो इस प्रकार से बनते हैं प्लंगिंग फोल्ड्स। तो प्लंगिंग फोल्ड्स का निर्माण कैसे होता है? इसमें जो फोल्ड बनते हैं उनका एक्सिस आपस में मतलब जो क्षैतिज तल है उसके समांतर नहीं होता और उसके साथ एंगल बनाता है, और इसीलिए इन्हें अवनमन वलन या प्लंगिंग फोल्ड्स कहा जाता है। यहाँ डिफिनीशन देख लीजिए, दे आर फॉर्म व्हेन द एक्सिस ऑफ फोल्ड इंस्टेड ऑफ being parallel to the horizontal plane become tilted and form plung angle which is the angle between the axis and the horizontal plane। यहाँ पर जो फोल्ड का एक्सिस है और जो हॉरिजेंटल प्लेन है उसके बीच में ये एंगल क्रिएट होता है और इस प्रकार से बनते हैं प्लंग फोल्ड्स। आइए इनका फिगर देख लेते हैं। यहाँ जो आप फिगर देख रहे हैं ये एक प्लंगिंग फोल्ड का है। यह हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एक एंगल क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर आप एंगल को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यह जो थीटा है ये क्या है? एंगल है, और ये नीचे भी बन रहा है, इधर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उतना ही इक्वल एंगल इधर भी क्रिएट होगा। और ये है हमारा फोल्ड। तो फोल्ड जो है वो थोड़ा सा बेंड तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो क्रिएट हो रहा है, ये बड़ी बात है। और वही एंगल यहाँ मायने रखता है। तो जो फोल्ड का एक्सिस है उसका और हॉरिजेंटल एक्सिस का आपस में यहाँ पर एंगल क्रिएट होता है। मतलब क्या है कि जब किसी वलन का जो अक्ष होता है, यानी जो फोल्ड होता है, उसका जो एक्सिस होता है वह हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल ना हो। ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस आप नीचे देख रहे हैं ये वाला, इसके ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, बल्कि उसके साथ क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है, कोण बनाने का काम कर रहा है। और इसीलिए इसे हम प्लंगिंग फोल्ड कहते हैं, यानी अवनमन वलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो थीटा है वो असल में एंगल है। अब चलते हैं आगे और अगले वाले फोल्ड को देखते हैं। यह जो फैन फोल्ड्स होते हैं यह किस प्रकार के होते हैं? तो दीज फोल्ड्स रिप्रेजेंट एन एक्सटेंसिव एंड ब्रॉड फॉर, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे, दीज फोल्ड्स रिप्रेजेंट एन एक्सटेंसिव एंड ब्रॉड फॉर कॉन्सिस्टिंग ऑफ सर्वल माइनर एंक्लाइंस। और ये एंटीक्लाइंस जो है ये किस प्रकार के हैं? ये माइनर है, मतलब ये छोटे छोटे हैं। विच आर कॉल्ड एंटीक्लाइनोरियम एंड सेंक्लीक्लाइनोरियम, मतलब इनके अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ पर जो माइनर एंटीक्लाइंस बनते हैं और जो सेंक्लीक्लाइंस बनते हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, और यह सब फैन फोल्ड में क्रिएट होता है। अब ये पंखे के आकार का होता है। इसका नाम फैन फोल्ड क्यों है? क्योंकि इसका जो आकार है वो पंखे जैसा होता है, फैन के जैसा होता है। अब पंखा कौन सा? वह जो सीलिंग फैन होता है या जो टेबल फैन होता है वैसा नहीं, जो हाथ से झलने वाला पंखा होता है वैसी डिज़ाइन, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप की संरचना होती है। यहाँ से इसका हैंडल मान लीजिए, तो ये इस प्रकार से फोल्ड बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? जब एक बड़ा बलन यानी एक बड़े साइज का जो फोल्ड होता है उसमें बड़ी बड़ी जो यहाँ पे अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं, यानी एंटीक्लाइंस होते हैं और सेंकीक्लाइंस होते हैं, वह कई छोटी छोटी जो एंटीक्लाइंस और सेंकीक्लाइंस होते हैं उनके मिलने से और ज़्यादा बड़े होने लगते हैं। मतलब समझ रहे हैं? इसमें जो बड़ी बड़ी यहाँ पे अपलिफ्टिंग और नीचे जाने का जो प्रोसेस है, इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए वलन है, इस प्रकार से क्रिएट हो रहा है। अब इसमें एंटीक्लाइंस और सेंकीक्लाइंस बन रहे हैं। अब ये जो बड़े बड़े साइज के ये एंटीक्लाइंस या जो भी डिज़ाइन है, इसके अंदर और छोटे छोटे डिज़ाइन बनने लगते हैं, मतलब इसके अंदर भी और ज़्यादा फोल्ड पड़ने लगते हैं। तब ये जो पंखा वलन है यानी फैन फोल्ड है ये तैयार होता है। तो आइए पहले इसका चित्र देख लेते हैं। वैसे यहाँ जो लिखा है इसको पहले क्लियर कर लें। तो सर्वल माइनर एंटीक्लाइंस एंड सेंकीक्लाइंस यहाँ पर क्रिएट होने लगती हैं। किसके अंदर? जो बड़ा वाला है उसके अंदर, जो बड़े साइज का अपनति या अभिनति है, यानी उतार है और चढ़ाव है, उन दोनों के अंदर छोटे छोटे साइज के बहुत सारे बनने लगते हैं। तो विच आर कॉल्ड एंटीक्लोनोरियम या सेंकीक्लोनोरियम, यह जो सेंक्लिनोरियम है यह सब रिस्पेक्टिवली क्रिएट होते हैं। दीज फोल्ड्स रिसेंबल अ फैन देयरफॉर नेम्ड आफ्टर इट। यहाँ पर ये दिखते कैसे हैं? यह दिखाई देते हैं फैन के साइज के या फैन के डिज़ाइन के, इसीलिए इनका नाम ऐसा रखा गया।
When a limb of recumbent fold break and move to some distance, overriding the rock bed, it is known as nappy. यहाँ पर जो डिज़ाइन बन रही है उसके बारे में चर्चा हो रही है और कश्मीर वैली इज सिचुएटेड ऑन सच अ नैप. ये जो डिफिनीशन दी है ये नैपे की दी हुई है. इसको ग्रीवाखंड या नैपे कहा जाता है. इसमें होता क्या है, जब क्षैतिज संचलन होता है यानी जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है उसकी वजह से और जो कंप्रेशनल फोर्स है उसकी वजह से इनका निर्माण होता है. इसमें होता क्या है कि रिक्यूम्बेंट जो फोल्ड्स होते हैं उनकी दोनों जो लिम्स होती हैं वह आपस में, आप जानते हैं कि जो रिक्यूम्बेंट फोल्ड्स होते हैं उनमें दोनों लिम्स आपस में पैरेलल होती हैं और वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करती हैं. अब यहाँ पर जो संपीड़न बल है वो एकाएक बढ़ने लगता है और इस वजह से एक जो हिस्सा है, मतलब एक जो इसका पार्ट है वो खिसक के वहाँ से अपना स्थान छोड़ के दूसरे के ऊपर जाकर चढ़ जाता है. इस तरीके से बनते हैं ये ग्रीवाखंड यानी नैपे. और इसके पीछे जो जिम्मेदार वलन होते हैं वो रिक्यूम्बेंट फोल्ड्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंप्रेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इस प्रकार से इसमें वृद्धि हो जाती है. आइए पहले फैन फोल्ड का चित्र देख लेते हैं. ये जो आप मोड देख रहे हैं यानी फोल्ड देख रहे हैं ये कैसा है, ये फैन फोल्ड का ही फिगर है. इसमें जो फिगर आपको दिख रहा है ये पूरा फैन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे ये वलन यानी फोल्ड्स पड़ते गए हैं. अब इसके बाद इसमें और छोटे छोटे जो डिज़ाइन है वो भी बनेंगे और ये एक पंखे जैसी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी. तो ये है फैन फोल्ड. और ये बनता कैसे है, तो इसका नतीजा वही है कि जो अपनति या अभिनति है उसके अंदर और छोटी छोटी जो ऊपर नीचे वाली डिज़ाइन है यानी वेब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होने लगता है. इस वजह से इनका फॉर्मेशन होता है. इसके साथ साथ हमने नैपे को भी देखा. नैपे में भी तेज रफ्तार का जो कंप्रेशनल फोर्स होता है वो उत्तरदायी होता है. इसकी वजह से जो रिक्यूम्बेंट फोल्ड्स हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. इन्हें देखने के बाद और एक चीज़ और है कि जो ग्रीवाखंड होते हैं यानी जो नैपे होते हैं उनका निर्माण या उदाहरण हमें वलित पर्वतों में मिलता है. जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं उनमें हमें दिखाई देता है. जैसे कि आल्पस पर्वत को आप ले लीजिए. आल्पस पर्वत में बहुत सारे ऐसे नैपे पाए जाते हैं. ये हमने देखा. अब चलते हैं आगे और आगे की जो संरचना है, आगे का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं. अगला जो टॉपिक है वो है फॉल्ट्स. हम फॉल्ट के बारे में देखने वाले हैं. यह किस प्रकार के होते हैं, तो क्रैक्स, फ्रैक्चर्स एंड फॉल्टिंग आर इंक्लूडेड इन इट. इसमें क्रैक्स भी आते हैं, फ्रैक्चर्स भी आते हैं और फॉल्टिंग भी आती है. ये तीनों ही चीज़ें या तीनों ही जो स्ट्रक्चर होते हैं वह फॉल्ट का हिस्सा होते हैं जिन्हें कि हम हिंदी में भ्रंश कहते हैं. और फॉल्ट कब जनरेट होते हैं, तो इनका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर दो इफेक्ट काम करते हैं. कंबाइंड इफेक्ट होता है किस चीज़ का, कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्स का. मतलब ऐसा नहीं है कि फॉल्ट को बनाने में सिर्फ टेंशनल फोर्स ही उत्तरदायी होते हैं. आमतौर पर ये धारणा या दिमाग में ये आता है कि जो टेंशनल फोर्स होते हैं वो खिंचाव उत्पन्न करते हैं. मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, इधर की ओर खींच रहा है, इधर की ओर खींच रहा है, तो ये खींचतान की वजह से बीच में ऐसे फॉल्ट बन जाता है यानी भ्रंश का निर्माण होता है. लेकिन यहाँ पर दोनों ही फोर्सेस उत्तरदायी होते हैं. कंप्रेशनल फोर्स का भी हिस्सा होता है और टेंशनल फोर्स का भी हिस्सा होता है. हाँ, एक बात यह है कि जो कंप्रेशनल फोर्स है इनकी मात्रा कम होती है, इसकी तुलना में जो टेंशनल फोर्स है वो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अप्लाई होते हैं. और दोनों ही यहाँ पर अप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं साफ साफ कि टेंशनल फोर्सेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. यहाँ पर जो टेंशनल फोर्सेस होते हैं वह अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. इस प्रकार से ये भ्रंश बनते हैं. अब इसमें भी कई प्रकार हैं, तो आइए पहले भ्रंशों के बारे में यानी फॉल्ट्स के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए. तो जो टेंशनल फोर्स होते हैं उन्हीं में जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उसकी हाई इंटेंसिटी होती है, तो उसकी वजह से जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें जो प्लेन है यानी जो अर्थ की क्रस्ट का प्लेन वाला एरिया है वहाँ पर चट्टानों का आपस में ट्रांसफर होने लगता है, स्थानांतरण होने लगता है. मतलब चट्टानें क्या है, वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर खिसक जाती है और बीच की जगह खाली हो जाती है, तो बीच में गैप उत्पन्न हो जाता है और उसी को कहते हैं भ्रंश या फॉल्ट. और जिस तल के सहारे यानी जो सरफेस है उसके सहारे जो अर्थ की क्रस्ट की चट्टानों में स्थानांतरण होता है, मतलब जो सरफेस या जो प्लेन है जिसके सहारे अर्थ की क्रस्ट की जो रॉक्स है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस हो रही है, तो ऐसे तल को विभंग तल या भ्रंश तल कहते हैं. ये फॉल्ट प्लेन कहलाता है. ये कुछ बातें हैं. अब यहाँ पर कुछ जो फॉल्ट से जुड़े हुए टर्म है उसको देख लीजिए, जैसे कि फॉल्ट प्लेन है, इसके अलावा फॉल्ट डिप है और अप थ्रोन साइड है या डाउन थ्रोन साइड है या हैंगिंग वॉल होती है. यह सब क्या होती हैं, तो आइए देख लेते हैं. जो विभंग तल या भ्रंश तल होता है जिसे कि आप फॉल्ट प्लेन कहते हैं, यह वह सतह होती है, वह सरफेस होता है जिसके सहारे मूवमेंट्स होते हैं और रॉक्स का स्थानांतरण होता है. रॉक्स जो है वो अपनी जगह छोड़ के दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस हो जाती हैं.
और यह वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, या इसका जो स्ट्रक्चर है वो कर्व लाइक भी हो सकता है, वक्राकार भी हो सकता है, यह बेंट भी हो सकता है, झुका हुआ भी हो सकता है। मतलब ये विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार में मिल सकता है। तो भ्रंश तल एक जैसा नहीं होता, मतलब ये जरूरी नहीं है कि लंबवत हो यानी वर्टिकल हो, या फिर हॉरिजेंटल हो, या फिर झुका हुआ हो, या वक्र के आकार का हो, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो कर्व जैसा हो। इनमें से किसी भी प्रकार का ये हो सकता है। दूसरी चीज जो इसमें है वो है फॉल्ट डिप। तो फॉल्ट डिप क्या होती है? इसमें जो फॉल्ट होता है, फॉल्ट और जो उसका हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, दोनों के बीच में एक कोण बनता है। यहां पर जो डिप है उसका मतलब क्या है? झुकाव, इंक्लाइनेशन। तो ये झुकाव किसके बीच में है? जो फॉल्ट बन रहा है और जो उसका हॉरिजेंटल प्लेन है उसके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है। इससे पहले हमने वलन वाले प्रोसेस में यानी जो फोल्ड वाला प्रोसेस था उसमें भी एंगल को देखा था, यहाँ भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एंगल यहाँ पर क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट डिप। तीसरी चीज इसमें हमने एक चीज और जिक्र किया था, अप थ्रोन साइड। तो ये जो अप थ्रोन साइड होते हैं ये क्या होते हैं? इसमें जो भ्रंश का तल होता है यानी जो फॉल्ट प्लेन होता है वह दूसरी ओर के टुकड़े की अपेक्षा अधिक ऊंचा उठ जाता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस पर टेंशनल फोर्स इधर भी अप्लाई हो रहा है, इधर भी अप्लाई हो रहा है, तो बीच में एक फॉल्ट बन गया। इसका मतलब ये जमीन जो है दो टुकड़ों में बट गई, ये सरफेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया ऐसे। अब इसमें एक हिस्सा जो है वो दूसरे वाले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ऊंचा उठ जाए, उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो ये वाला साइड है, ये वाला जो इसका हिस्सा है जो ऊपर की ओर उठ गया है, इसको हम लोग अप थ्रोन साइड कहेंगे। और इसके विपरीत जो डाउन थ्रोन साइड है वह इसकी तुलना में जो नीचे दबा हुआ वाला टुकड़ा है, मतलब दो टुकड़ों में अगर जमीन बढ़ती है या सरफेस बढ़ता है तो जो नीचे दबा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग डाउन थ्रोन साइड कहेंगे, यह नीचे की ओर दब जाता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है हैंगिंग वॉल का। तो हैंगिंग वॉल्स क्या होती है? अब जो फॉल्ट होते हैं उसके ऊपर की दीवार, जो फॉल्ट होते हैं उसमें जो ऊपरी वॉल होती है या दीवार होती है उसको हम लोग कहते हैं हैंगिंग वॉल। ये लटकी हुई जैसी मालूम होती है इसलिए इसे हैंगिंग वॉल के नाम से संबोधित करते हैं। और फुटवॉल क्या होती है? तो यहाँ पे फुटबॉल की बात नहीं हो रही है, ये फुटवॉल है, FOOTWALL। मतलब ये पैर के पास वाली दीवार होती है। तो भ्रंश नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर जो फॉल्ट बनते हैं उसकी जो सबसे निचली दीवार होती है, जो सबसे नीचे वाली वॉल होती है उसको हम लोग कहते हैं फुटवॉल। इसके अलावा फॉल्ट स्कैप होते हैं। तो ये जो भ्रंश कगार होते हैं इनके बारे में जान लीजिए। जो भ्रंश होते हैं यानी जो फॉल्ट होते हैं उनमें मतलब उनके कारण जो स्थलीय सतह होती है उस पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे ये कहलाते हैं भ्रंश कगार। मतलब जो सरफेस वाला एरिया होता है, मान लीजिए यहाँ पर सरफेस है, बीच से टूट के यहाँ फॉल्ट बन गया, तो इसका जो तटवर्ती भाग है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जो किनारे बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं भ्रंश कगार या फॉल्ट कगार। ये फॉल्ट स्कैप होते हैं और इनका निर्माण सदैव भ्रंशन के द्वारा नहीं होता, कभी कभी ये इरोजन के प्रोसेस से भी बन जाते हैं। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि जो कगार हैं, ये जो कटक हैं, इनका निर्माण फॉल्टिंग से ही हो। फॉल्टिंग इसमें ज़्यादातर उत्तरदायी होती है, लेकिन इसमें कभी कभी भूमिका इरोजन की भी होती है। अपर्दन का जो प्रोसेस होता है उससे भी ये कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो हमने फॉल्ट पर चर्चा की। अब फॉल्ट पर चर्चा करने के बाद इसके जो वेराइटी हैं, इसके जो अलग अलग पार्ट हैं उसको देख लेते हैं। इनके प्रकारों में सबसे पहला है नॉर्मल फॉल्ट, यानी जो सामान्य भ्रंश होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चट्टानों में दरार पड़ जाती है, जो रॉक्स हैं उनमें क्रैक आ जाता है और दो खंड यानी दो टुकड़े हो जाते हैं, स्वाभाविक है। मान लीजिए ये एक रॉक है, बीच में टेंशनल फोर्स अप्लाई हुआ और यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो दोनों हिस्से जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में खिसक जाते हैं। मतलब ये इधर बह जाता है और ये इधर बह जाता है, इस प्रकार का इसमें मूवमेंट होता है। इस प्रकार से जो फॉल्ट्स बनते हैं उन्हें हम सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। ये नॉर्मल फॉल्ट होते हैं, इसमें विपरीत दिशा में संचलन होता है, यानी जो दोनों टुकड़ों का मूवमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये बड़ी बात है। और बीच में क्या होता है? दरार आ जाती है, जिसे कि हम फॉल्ट के रूप में देखते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू टेंशनल फोर्स। इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? टेंशनल फोर्स की वजह से होता है। इन दिस द रॉक ब्लॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रैक आर डिस्प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बीच का जो विस्थापन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एंड वन ब्लॉक मूव डाउनवर्ड्स, इसमें जो एक ब्लॉक है वो डाउनवर्ड मूव करता है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन फ्रैक्चर्स। इस प्रकार से कॉमन जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। डिफ्यूजन अकर्स इन द क्रस्ट विथ नॉर्मल फॉल्ट,
यहाँ पर डिफ्यूजन पाया जाता है। ये जो नॉर्मल फॉल्ट्स होते हैं इनमें इसकी प्राप्ति होती है, ये हमने देखा। तो नॉर्मल फॉल्ट्स होते क्या हैं, इसमें चट्टान के दो टुकड़े होते हैं, मतलब बीच में गैप आ जाता है, फॉल्ट बनता है, और जो दोनों पार्ट्स होते हैं, जो दोनों हिस्से होते हैं चट्टान के या रॉक के, वो दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। उनका जो डायरेक्शन है, मतलब मूवमेंट का जो डायरेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये हमने देखा। अब इसके बाद रिवर्स फॉल्ट को देख लीजिए। जो रिवर्स फॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्हें हम व्युत्क्रम भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। तो यह व्युत्क्रम है, इसका मतलब इनका क्रम जो है एक दूसरे के विपरीत है। इसमें प्रोसेस क्या है, दीज टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाई कंप्रेशन। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, टेंशनल फोर्स की वजह से नहीं होता, ये कंप्रेशनल फोर्स की वजह से होता है। हमने पीछे देखा है कि फॉल्ट को बनाने के लिए सिर्फ टेंशनल फोर्स ही उत्तरदायी नहीं होता, हालांकि उसका बड़ा रोल होता है, लेकिन उसमें कंप्रेशनल फोर्स का भी हिस्सा होता है। तो यहाँ वही बात है, ये जो फॉल्ट है, मतलब इस प्रकार के जो रिवर्स फॉल्ट्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है कंप्रेशनल फोर्स की वजह से। और जब कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा, दोनों ओर से दबाव बढ़ेगा। ऐसे मतलब इधर से आपने प्रेशर डाला, इधर से आपने प्रेशर डाला, यही तो था कंप्रेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या है, सिकोड़ना। तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ड्यू टू प्रेशर बोथ साइड ऑफ क्रैक आर डिस्प्लेस टुवर्ड ईच अदर। यहाँ पर जो दोनों साइड्स के क्रैक का जो दोनों साइड का हिस्सा है, दोनों साइड का जो पार्ट है, वो एक दूसरे के टुवर्ड्स डिस्प्लेस तो करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में ये माउंटेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर माउंटेड हो जाता है। इन दिस द सरफेस डिस्पर्सन डिक्रीजेस कंपेयर टू बिफोर। दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रस्ट फॉल्ट। इसे थ्रस्ट फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये असल में है क्या, इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसको समझ लीजिए। रिवर्स फॉल्ट में होता यह है कि जब चट्टानें यानी जो रॉक्स होती हैं, इनमें दरार पड़ती है। दरार पड़ना यहाँ स्वाभाविक है, फॉल्ट तभी बनेगा। और चट्टान के जो दोनों टुकड़े हैं, मतलब बीच में अगर गैप आ गया, बीच में अगर फॉल्ट उत्पन्न हो गया, तो दो हिस्से बढ़ जाएंगे। मतलब मान लीजिए ये रॉक है, इसमें बीच में फॉल्ट आ गया, तो इसके टू पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे, और यह दोनों आमने सामने खिसकते हैं। मतलब इनमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होता है, आमने सामने होता है। ये एक दूसरे से दूर नहीं भागते, बल्कि एक दूसरे के पास में ही रहकर इनमें डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये एक दूसरे के सामने ही खिसकने की प्रक्रिया करते हैं। और इस प्रकार से जो फॉल्ट बनते हैं वो व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं उसमें चट्टान का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एक दूसरे की ओर हो रहा है, ये एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, और ऐसे में एक वाला हिस्सा जो है वो दूसरे वाले की ओर ऐसे ओवरलैप कर जाता है। यहाँ हमने इसी चीज़ को देखा है, यहाँ PDF में भी आप देख रहे हैं, माउंटेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। दो टुकड़े हुए और दोनों का जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, एक दूसरे की ओर हो रहा है या एक दूसरे के आमने सामने हो रहा है। ऐसे में एक टुकड़ा दूसरे वाले पर सवार हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर रिवर्स फॉल्ट में होती है। ठीक ये विपरीत है पिछले वाले का, व्युत्क्रम वाले में हम ठीक अपोजिट चीज़ को देख रहे हैं। और यहाँ पर इस आधार पर जो व्युत्क्रम भ्रंश क्रिएट होता है, मतलब जो रिवर्स फॉल्ट बनता है, उसमें एक उत्क्रम भ्रंश होता है और एक छेपित भ्रंश होता है। मतलब एक थ्रस्ट फॉल्ट बनता है और एक उसके ऊपर चढ़ा हुआ हिस्सा होता है। और इस भ्रंश में जो शीर्ष भित्ति होती है, यानी ऊपर की जो वॉल होती है, उसको हम लोग हैंगिंग वॉल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो स्लोप होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। यहाँ पर भ्रंश के तल का जो ढाल होता है, यानी स्लोप होता है, वो बहुत ही नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। ये हमने देखा। और जो व्युत्क्रम भ्रंश होते हैं, यानी जो रिवर्स फॉल्ट होते हैं, इनका निर्माण, इनका जो फॉर्मेशन है, वो मुख्य रूप से हॉरिजेंटल जो मूवमेंट है उसके द्वारा होता है। हॉरिजेंटल मूवमेंट, और उसमें भी क्या, कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से होता है। यहाँ पर उत्तरदायी फोर्स कंप्रेशनल फोर्स है। इसके बाद जो अगला फॉल्ट आप देख रहे हैं वो है स्टेप फॉल्ट। ये क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। यह जो स्टेप फॉल्ट्स होते हैं, इन्हें आप हिंदी में सोपानी भ्रंश कहते हैं। इसमें जब कोई भूभाग यानी अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें कई भ्रंशन एक साथ होते हैं, यानी जो फॉल्टिंग का प्रोसेस है वो एक साथ निर्मित होता है। और इस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है कि सभी जो फॉल्ट प्लेन होते हैं, जितने भी फॉल्ट प्लेन वहाँ पर बनते हैं, उनका स्लोप एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे आपने सोपान का मतलब समझते हैं दोस्तों, या स्टेप का मतलब सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों में एक के बाद एक क्रमशः स्टेप्स पाए जाते हैं, यानी पायदान होते हैं जिन पर कि आप पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी फॉल्ट बनते हैं। इनमें सीढ़ीदार स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा, तो एक यहाँ पर बना, उसके बाद थोड़े गैप के बाद एक नीचे बना,
फिर थोड़े गैप के बाद एक और नीचे बना। ऐसे ही ये ढालनुमा संरचना यानी स्लोप वाली संरचना बनती है और ये एक साथ जुड़े रहते हैं। मतलब बहुत सारे फाल्ट यहाँ पर एक साथ क्रिएट होते हैं और यह जो फाल्ट प्लेन होता है इसका जो स्लोप होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें डायरेक्शन सेम होती है। इस प्रकार से ये जो स्टेप फाल्ट है इनका फॉर्मेशन होता है। और इस तरह के जो फाल्ट हैं इनके बनने के लिए ये आवश्यक है कि जो फाल्ट हैं उनमें जितना भी ये लैंड एरिया है, जितना भी ज़मीन का टुकड़ा है, ये एक ही दिशा में डिस्प्लेस हो रहा हो या इसका जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर संरचना बदल जाएगी। इनमें डायरेक्शन जो इनकी मूवमेंट की है वो कैसी होनी चाहिए, एक दिशा में होनी चाहिए, एक सिंगल डायरेक्शन में सभी जो है यहाँ पर मूव करने चाहिए। इसे आइए डिफिनीशन के तौर पे देख लें। तो व्हेन एन एरिया हैज़ मल्टीपल फ्रैक्चर्स पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स पाए जाते हैं किसी एरिया में और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी समांतर हैं। एंड ऑल द फॉलो स्लोप्स आर इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर जितने भी स्लोप बनते हैं वो एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्रिएट होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेप फाल्ट, तो यही कहलाते हैं स्टेप फाल्ट। अब यहाँ पे राइन वैली इन यूरोप इज लोकेटेड ऑन द स्टेप फाल्ट। जो यूरोप की राइन वैली है वो इसी प्रकार का नमूना है, मतलब इसी का एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ पर स्टेप फाल्ट आपको दिखाई देंगे। तो यह जो सोपानी भ्रंश होते हैं यह वहीं पर बनते हैं जहाँ पर एक दिशा में मूवमेंट होता है और बहुत सारे जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं यहाँ पर पैरेलल होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपस में पैरेलल होता है। ये तो हमने फाल्ट के प्रकारों के बारे में देखा। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो है लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम फाल्ट। फाल्ट की वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, जो परिणाम स्वरूप हमें स्थलाकृतियाँ दिखती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहली संरचना है रिफ्ट वैली, यानी रिफ्ट घाटियों के बारे में हमें देखना है। जो फाल्टिंग का प्रोसेस होता है, यहाँ पर आप रिफ्ट वैली को सबसे पहले देख रहे हैं। जो लैंडफॉर्म रिजल्टेंट के तौर पर यहाँ पर फाल्ट के दिखाई देते हैं उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है रिफ्ट वैली का। तो रिफ्ट वैली असल में होती क्या है, फाल्टिंग के प्रोसेस में या फाल्टिंग की जो प्रक्रिया है उसमें इनका निर्माण होता है। इन्हें दरार घाटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दरारें पाई जाती हैं, बीच में गैप होते हैं और यह महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं। अब किसी स्थान पर कोई भी जगह है, वहाँ पर दो सामान्य जो फाल्ट हैं, दो जो नॉर्मल फाल्ट हैं, वह कई किलोमीटर की गहराई में इस तरह से पड़ते हैं। मतलब उनमें जो लंबाई है, माफ़ कीजिएगा गहराई कह दिए, यहाँ पर किलोमीटर की जो लंबाई है उसमें वह इस प्रकार से पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है। मतलब बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनके बीच में जो गैप है वो कई किलोमीटर लंबा हो जाता है। इस प्रकार से एक बेसिन या घाटी का निर्माण होता है और इसी को कहते हैं रिफ्ट घाटी, या इसी को हम लोग ग्राबेन के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये है कि किसी स्थान पर जब दो नॉर्मल जो फाल्ट हैं वो कई किलोमीटर की लंबाई तक इस प्रकार से पड़ते हैं या इस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है कि उनके बीच का हिस्सा, उनके बीच का जो पार्ट है वो नीचे की ओर धंस जाता है, उसमें धंसाव उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पर एक बेसिन क्रिएट हो जाती है, मतलब एक गहरा क्षेत्र बन जाता है जिसको कि हम घाटी कहते हैं यानी वैली कहते हैं। और यही जो रिफ्ट वैली है, इसी मतलब यही जो फॉर्मेशन है इसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। और इसी का जो दूसरा नाम है वो ग्राबेन है। ग्राबेन असल में जर्मन भाषा का शब्द है। यहाँ जो ग्राबेन वर्ड यूज़ किया गया है ये जर्मन भाषा का शब्द है। यहाँ नीचे आप इसे देख रहे हैं, ये वाला। रिफ्ट वैलीज आर लॉन्ग एंड नैरो एंड आर कॉल्ड ग्राबेन इन जर्मनी। यह जो रिफ्ट वैली है जब ये लंबी और काफ़ी सकरी होती हैं तो इन्हें ग्राबेन कहा जाता है। ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और इसमें कहा गया है, ये ग्राबेन वर्ड का मतलब ही होता है घाटी या गड्ढा, जिसे कि आप नादनुमा गड्ढा कह सकते हैं। मतलब एक बीच में बेसिन क्रिएट हो जाती है, तो उस गहराई को यहाँ पर ग्राबेन नाम से संबोधित किया गया है। ये जर्मन भाषा का शब्द है। और ग्राबेन और रिफ्ट वैली में कुछ खास अंतर नहीं होता, ऐसा नहीं कि इसमें डिफरेंस पाया जाता है। हालांकि यहाँ पर कहा जरूर गया है कि लॉन्ग और नैरो जो रिफ्ट वैली होती है उसको हम लोग ग्राबेन के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास अंतर नहीं पाया जाता। जितनी भी रिफ्ट वैलीज होती हैं उनमें जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और जो नैरो स्केप होता है, मतलब यहाँ पे जो नैरो स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है। अब एक चीज़ है कि जो ग्राबेन होती है, अगर बहुत बारीक अंतर यहाँ पर डिफरेंस आप करना चाहें तो जो ग्राबेन होते हैं वो रिफ्ट वैली से आकार में छोटे होते हैं, उनका साइज़ छोटा होता है। ग्राबेन छोटे होते हैं और जो रिफ्ट वैली है वो बड़ी होती है। रिफ्ट वैली का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, और ग्राबेन का साइज़ छोटा होता है। लेकिन यह जो अंतर है, यह जो डिफरेंस है, ये बहुत मतलब छोटा डिफरेंस है, इसे नगण्य कह सकते हैं। और दोनों स्थल रूपों में मतलब एक जैसी समानता पाई जाती है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है।
और रिफ्ट वैली का निर्माण या उसका फॉर्मेशन उस समय भी होता है जबकि बीच का भाग स्थिर रहे, मतलब बीच वाला जो पोर्शन है किसी क्रस्ट का या किसी सरफेस का वो एकदम स्टेबल रहे और आसपास वाले जो हिस्से हैं वो ऊपर की ओर उठ जाएं, मतलब ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है और इस पर पूरा जो स्ट्रक्चर है क्रस्ट का वो बना हुआ है। अब इस पर किसी प्रकार का बल लग रहा है और बीच का भाग जो है वो हिल डुल नहीं रहा है और किनारे वाले हिस्से ऐसे ऐसे उठ गए, तो बीच में ये गहरा क्षेत्र बन गया। हालांकि वो अपनी जगह पे स्टेबल था, लेकिन आसपास के हिस्सों के ऊपर उठ जाने से या उनके मूवमेंट से यहाँ पर गहराई आ गई। इस प्रकार से भी रिफ्ट वैलीज बनती हैं। और सामान्य रूप से जो रिफ्ट वैलीज होती हैं वो लंबी होती हैं और नैरो होती हैं, सकरी होती हैं और इनमें गहराई बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा गहरी होती है। अब राइन नदी की जो रिफ्ट वैली है, मतलब राइन रिवर जो है उसमें रिफ्ट वैली पाई जाती है। यह एक मुख्य रिफ्ट वैली में देखी जाती है। इसी को ग्राबेन भी कहते हैं। यह बसेल और बिंजन नगरों, बसेल और बिंजन कहाँ पे हैं? ये जर्मनी के दो नगर हैं। इनके बीच करीब 320 किलोमीटर की लंबाई और 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। यह जो रिफ्ट घाटी है राइन नदी की, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो यह दो नगर हैं जर्मनी के। जर्मनी एक देश है, हिटलर का देश है, आप जानते हैं। और यहाँ पर बसेल और बिंजन नाम के नगर हैं और यह जो वैली बीच में पाई जाती है, इसकी टोटल जो लंबाई है वह 320 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई है और करीब 32 किलोमीटर ये चौड़ी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी चौड़ी और कितनी लंबी होगी। अब इसके एक और वास्जेज तथा हार्ज पर्वत हैं और दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट और ओडेनवाल्ड पर्वत हैं। मतलब यह जो रिफ्ट वैली बनती है राइन नदी के साथ या राइन नदी की घाटी में, तो इस रिफ्ट वैली में क्या होता है, एक तरफ दोनों तरफ पर्वत है और बीच में गहराई है, ये आप जानते हैं। तो दोनों तरफ के जो पर्वत हैं उनका नाम दिया हुआ है। एक तरफ जो माउंटेन्स हैं उनमें वास्जेज है और हार्ज है, ये माउंटेन्स हैं। और दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है और ओडेनवाल्ड माउंटेन है, इनका विस्तार है। अब ये हॉर्स्ट या ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे। हॉर्स्ट पर्वत क्या होते हैं और ब्लॉक जो माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं। और संसार की सबसे लंबी अगर हमें रिफ्ट वैली के बारे में देखना है तो वो जॉर्डन रिवर की वैली है। अगर दुनिया में सबसे लंबी हम रिफ्ट वैली को देखें तो ये लॉन्गेस्ट है। कौन सी? जॉर्डन नदी की जो वैली है उसके बारे में बात हो रही है। यह लाल सागर के बेसिन से होती हुई जो जेम्बेजी नदी है वहाँ तक करीब 4800 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस में फैली हुई है। उसका जो विस्तार है वो इतना ज़्यादा है। तो ये जॉर्डन नदी की जो रिफ्ट वैली है ये लाल सागर के बेसिन से होकर जेम्बेजी नदी तक गई है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 4800 किलोमीटर है। मतलब लंबाई से आप इसका काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कुछ जो रिफ्ट वैलीज होती हैं, यहाँ पर जब चर्चा हो रही है इनकी तो थोड़ी डिटेल में हो जाए। कुछ जो रिफ्ट वैलीज होती हैं उनमें होता क्या है, उनकी गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी जो तली है वह सागर तल से भी नीचे पाई जाती है। उनकी जो अंदर वाली तली है या जो नीचे का बॉटम है उनका, वह समुद्र के तल से भी नीचे चला जाता है। और दक्षिणी जो कैलिफोर्निया है, साउथ कैलिफोर्निया, वहाँ पर डेथ वैली का नाम आपने सुना होगा। तो यह जो डेथ वैली है ये असल में क्या है, यह एक ग्रॉबेन ही है, यानी एक रिफ्ट वैली ही है। और यह इसी प्रकार की रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। इसमें गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी प्रकार से एशिया में अगर आप देखिएगा तो जो डेड सी है यानी मृत सागर, उसका भी यही स्ट्रक्चर है। वह भी क्या है, एक रिफ्ट घाटी का अच्छा उदाहरण है, नमूना है। और इसकी जो तलहटी है वो समुद्र के तल से, जो यहाँ पर मृत सागर है यानी डेड सी है, उसकी अगर हम तलहटी यानी बॉटम की बात करें तो वो समुद्र की जो सतह है वहाँ से लेकर 866.93 यानी 866.93 इतने मीटर नीचे है। मतलब समुद्र का जो नीचे वाला बॉटम है उससे भी ये इतना नीचे पाया जाता है। ये मृत सागर की अवस्थिति है। और जॉर्डन घाटी की सतह भी समुद्र की सतह से करीब 433.3 यानी 433.3 मीटर नीचे है। तो यहाँ पर जो वैलीज होती हैं, कुछ जो रिफ्ट वैलीज होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, वो समुद्र से भी ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। और जो रिफ्ट वैली हैं इनके संबंध में कुछ हाइपोथेसिस भी हैं। मतलब जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग वो अपने अपने सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इनके साथ रहस्यमयी स्थिति बनी हुई है, यह मिस्टीरियस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनका जो निर्माण है वो बड़ी ही असमान तरीके से होता है। हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि सिर्फ कंप्रेशनल या सिर्फ टेंशनल फोर्स की वजह से, मतलब सिर्फ कंप्रेशनल या सिर्फ जो टेंशनल फोर्स है, मतलब जो इंडोजेनिक फोर्सेस के पार्ट हैं, उन्हीं की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ होगा, ये हम क्लियरली नहीं बोल सकते। असल में जो रिफ्ट वैलीज होती हैं वह फॉल्ट के द्वारा क्रिएट होने वाली एक ऐसी डिज़ाइन होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होती हैं
जो कि आज तक इसीलिए रहस्यमयी बनी हुई है क्योंकि उनका सही सही जो बनने का प्रोसेस है वो साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। यद्यपि जो स्कॉलर्स हैं वो अपने अपने स्वतंत्र अध्ययन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और उसमें दो तरह की जो हाइपोथेसिस है वो काम करती हैं। एक तो टेंशनल हाइपोथेसिस है और दूसरी जो कंप्रेशनल हाइपोथेसिस है वो है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि ये टेंशनल प्रोसेस से बनी हुई है, तनाव मूलक जो बल है वो इसका निर्माण करता है जिससे कि सभी फाल्ट्स बनते हैं। और कुछ जो स्कॉलर्स हैं या जो जियोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये जो संपीड़न बल है या जो संपीड़न मूलक परिकल्पना है उसके द्वारा निर्मित हुई है। मतलब इसमें कंप्रेशनल फोर्स उत्तरदायी है इनके निर्माण में। तो आज से बहुत समय पहले, आज से सैकड़ों साल पहले रिफ्ट वैली की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहले जिस मत का प्रतिपादन किया गया, मतलब सबसे पहले जो विचार आया उसमें ये कहा गया कि जब चट्टानों में तनाव उत्पन्न होता है, ये तनाव मूलक परिकल्पना है यानी टेंशनल हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है। तो जब जो रॉक्स हैं उनमें टेंशन उत्पन्न होता है, टेंशनल फोर्स वहाँ पर क्रिएट होता है, तो वह दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, ये आप जानते ही हैं। कोई भी जो टेंशनल फोर्स होता है वो किसी भी रॉक के पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, बीच से यहाँ से फाल्ट उत्पन्न होगा और एक हिस्सा इधर चला जाएगा और दूसरा हिस्सा इधर चला जाएगा, या अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होंगे। सिर्फ जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है वही सिर्फ नहीं होगा, हमने डिफरेंट टाइप के जो फॉल्ट्स हैं उनको देखा भी है। तो यहाँ पर यही कहा गया, जो जियोलॉजिस्ट थे उनका कहना था कि जो चट्टान है उनमें तनाव उत्पन्न होता है यानी रॉक्स में टेंशन क्रिएट होता है और इससे दो अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने लगते हैं यानी खिसकने लगते हैं और बीच का भाग नीचे सरक जाता है, जो बीच का हिस्सा है वो नीचे चला जाता है, तो गहराई उत्पन्न होगी और यहाँ से रिफ्ट वैली क्रिएट होती है। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, इस पर बहुत सारे तीखे कमेंट आए और ये कहा गया कि यह कई गलत हाइपोथेसिस को आधार बनाकर दी गई है। मतलब एक दूसरे की टांग खींचने वाले हमेशा तैयार रहते हैं, तो साइंटिस्ट इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। वो तैयार रहते हैं कि कोई एक हाइपोथेसिस आए तो हम उसमें कमियां ढूंढें ताकि मेरा रास्ता वहाँ से क्लियर हो, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो वही चीज़ है, यहाँ आलोचना की गई और ये कहा गया कि मान लीजिए सरफेस है और इधर एक तरफ टेंशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है और इधर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बीच में फाल्ट तो क्रिएट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में इतना गहरा गड्ढा बन जाए कि वहाँ पर रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाए। ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह जो परिवर्तन है ये सिर्फ क्रस्ट तक ही सीमित है और नीचे अदर जो पार्ट है, मतलब अर्थ की जो अदर लेयर्स हैं उनमें भी तो कुछ रॉक्स का हिस्सा है, मतलब वहाँ भी तो रॉक्स पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इतनी गहराई तक चला जाए कि यहाँ पर जो रिफ्ट वैली है उनका फॉर्मेशन हो जाए। तो इसलिए इसका विरोध किया गया। मतलब सिर्फ टेंशनल फोर्स यहाँ पर उत्तरदायी नहीं हो सकता रिफ्ट वैली के निर्माण में। यहाँ साफ साफ ये कह दिया गया कि फाल्ट बना और बीच का जो फाल्ट था वो इतना गहरा हो गया कि रिफ्ट वैली बन गई, तो इसको सिरे से नकार दिया गया और यहाँ ये कह दिया गया कि सिर्फ फाल्ट बनने से रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मतलब फाल्ट इतना गहरा कभी नहीं हो सकता कि उसमें ग्रॉबेन का फॉर्मेशन हो जाए या जो रिफ्ट वैली है वो क्रिएट हो जाए। और इसमें ये कहा गया कि नीचे से ज्वालामुखी की क्रिया भी होनी चाहिए। मतलब नीचे से जो ज्वालामुखी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी वहाँ पर साथ साथ होनी चाहिए, तब इनका फॉर्मेशन होगा। तो अलग अलग तरह की जो कल्पनाएं थी वो यहाँ पर आई, मतलब एक के बाद एक नए नए विचार उसमें जोड़े जाते रहे। शुरुआत में ये कहा गया कि पहले टेंशनल फोर्स अप्लाई हुआ और जो अर्थ की क्रस्ट थी उसमें बीच में गैप पड़ गया, बीच में फ्रैक्चर उत्पन्न हो गया और वहीं पर गहराई इतनी ज़्यादा हो गई कि रिफ्ट वैली बन गई। उसके बाद कुछ और जो जियोलॉजिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पर वॉल्केनिक जो मूवमेंट है वो भी होता रहना चाहिए साथ में, नहीं तो अंदर से परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ ऊपरी जो लेयर है वहीं पर गहराई उत्पन्न होगी। इतनी ज़्यादा गहराई बनाना ये मुश्किल हो जाएगा। और हमने देखा है कि रिफ्ट वैलीज कितनी गहरी होती हैं, तो उतना ज़्यादा डेप्थ में जाना ये सिर्फ फाल्ट के बस की बात नहीं है। यहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसके साथ साथ जुड़ी हुई होंगी, ये हमने देखा। तो ये तो टेंशनल हाइपोथेसिस थी। अब इसके बाद जो दूसरी है वो है कंप्रेशनल हाइपोथेसिस, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब यह जो कंप्रेशनल हाइपोथेसिस थी इसमें भी टेंशनल फोर्स के कारण, मतलब जो पीछे वाला हमने देखा टेंशनल हाइपोथेसिस, तो टेंशनल फोर्स की वजह से जो हाइपोथेसिस बनी हुई थी उसमें तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। हमने देखा कि वहाँ पर रिफ्ट वैली को क्रिएट होना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो कुछ विद्वान आते हैं, उन्होंने कंप्रेशनल फोर्स को इसके लिए उत्तरदायी बताया। उन्होंने बताया कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कंप्रेशनल फोर्स की वजह से हुआ है। और इसमें अगर कुछ मुख्य नामों को हम यहाँ पर ले सकते हैं तो उसमें वेलैंड आते हैं, ये साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम हैं। वेलैंड है, बेली है, बिलिस है, वॉरेन डी स्मिथ है, बेलार्ड है।
इस प्रकार के जो साइंटिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट, इन्हें कहना ज़्यादा सही रहेगा, इन्होंने अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको पेश किया और वह कंप्रेशनल हाइपोथेसिस थी। अब इस कंप्रेशनल हाइपोथेसिस में ये कहा गया, सबसे शुरुआत में वेलैंड नाम के जो विद्वान आते हैं, उन्होंने अल्बर्ट झील और जो रुवेनजोरी खंड है वहाँ पर मृत सागर का इन्होंने अध्ययन किया, मतलब जो डेड सी है उसका पूरा गहराई से इन्होंने स्टडी किया। और इन्होंने बताया कि रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन सिर्फ टेंशनल फोर्स से नहीं हुआ है, या ये कह लीजिए कि टेंशनल फोर्स से हुआ ही नहीं है, बल्कि गहराई वाला जो दाब है, मतलब जो डेप्थ में प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो कंप्रेशनल फोर्स है उसकी वजह से थ्रस्ट फॉल्ट क्रिएट होते हैं और उनके सहारे किनारे वाले जो खंड होते हैं, यानी जो हॉर्स्ट होते हैं, वह ऊपर की ओर डिस्प्लेस होने लगते हैं, यानी सरकने लगते हैं। और इससे जो ओवर थ्रस्टिंग रिफ्ट ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर जनरेट होते हैं, यानी किनारे वाले जो खंड हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, ऊपर की ओर सरकने लगते हैं, जिन्हें कि हम हॉर्स्ट कहते हैं। और उसके बाद होती है अधिक्षेपण की घटना। अधिक्षेपण मतलब क्या, ओवर थ्रस्टिंग होती है, और जो अधिक्षेपण रिफ्ट ब्लॉक हैं, यानी ओवर थ्रस्टिंग रिफ्ट ब्लॉक्स हैं, वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं। और इस प्रकार से उभरे हुए जो किनारे होते हैं वहाँ पर दाब उत्पन्न होता है, मतलब प्रेशर क्रिएट होता है, और बीच का जो हिस्सा है वो नीचे की ओर सरकने लगता है, मतलब नीचे की ओर उसमें मूवमेंट होने लगते हैं और वो धंसना शुरू हो जाता है। तो बीच में गहराई उत्पन्न हो जाती है और किनारे जो है वो ऊपर उठ जाते हैं। मतलब यहाँ पर उत्तरदायी कौन है, यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स उत्तरदायी है। बात वही कही गई है, घुमा फिरा के वही बात ये भी दोहरा रहे हैं कि बीच वाला हिस्सा धंस जाता है और किनारे जो है वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसको दूसरे तरीके से कह दिया है और यहाँ पर जो फोर्स है उसका रूप बदल दिया है, इसको टेंशनल की जगह कंप्रेशनल बना दिया है। इस प्रकार की संरचना होती है। इसके बाद बेलार्ड की हाइपोथेसिस आती है। बेलार्ड नाम के जो जियोलॉजिस्ट थे उनकी हाइपोथेसिस आती है। ये 1933 से लेकर 1934 में इन्होंने अपना जो थ्योरी था उसको पेश किया था, और इसमें इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को बेस बनाया था। ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पर बेस बनाया और इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बीच वाला हिस्सा है वह उस तरीके से नहीं नीचे की ओर डिस्प्लेस होता। मतलब इन्होंने जो टेंशनल फोर्स वाली हाइपोथेसिस थी उसी पर थोड़ा सा अपना जो विचार है उसको जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि रिफ्ट वैलीज जो है उनका जो रिफ्ट है या रिफ्ट का जो मतलब रिफ्ट ब्लॉक जो है वह गुरुत्व की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर नहीं सरक पाता, और इस वजह से रिफ्ट घाटी का निर्माण केवल दोनों पार्श्वों से संपीड़न के द्वारा हो जाता है। मतलब दोनों ओर से, पार्श्व मतलब क्या, दोनों ओर का जो किनारा है, दोनों ओर से जब संपीड़न बल लगते हैं इधर से भी और इधर से भी, तो इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है वो उस तरीके से नहीं खिसकता। मतलब नीचे गहराई में हमने यही जानने की कोशिश की थी कि इतनी ज़्यादा गहराई कैसे उत्पन्न हो गई। रिफ्ट वैली में बहुत ज़्यादा गहराई पाई जाती है, कहीं कहीं तो समुद्र के तल से कहीं ज़्यादा नीचे ये पाई गई। तो ऐसी गहराई आखिर बनी कहाँ से? तो इसका समाधान इन्होंने प्रस्तुत किया बेलार्ड ने, और ये आया था 1933 में। इन्होंने ये कह दिया कि बीच वाला हिस्सा जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे उतनी तेजी से धंसता है जितनी तेजी से हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर इनकी ये परिकल्पना थी। और जो बेलार्ड महोदय थे, यानी ये जो बेलार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसी कंप्रेशनल हाइपोथेसिस को ही बेस बनाया था। यहाँ पर टेंशनल हाइपोथेसिस को बेस नहीं बनाया गया था, हालांकि उसमें से कुछ विचार इन्होंने चुराए थे। और रिफ्ट वैली का निर्माण बेलार्ड के अनुसार एक बार में नहीं होता है, मतलब ये एक झटके में नहीं बन जाती, इसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है और कई क्रम होते हैं, कई स्टेप वाइज इसमें जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। पहली जो इसकी स्टेज होती है उसमें क्या होता है, एक दृढ़ पटल होता है, मतलब एक कठोर जो क्रस्ट होती है वो होती है। अब उसमें क्षैतिज संचलन होता है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, जिसके द्वारा वहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट होता है। और यहाँ पर जब कंप्रेशनल फोर्स क्रिएट होता है तो जो स्थल खंड है उसमें मोड़ पड़ने लगते हैं, वलन पड़ने लगते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पर दबाव बढ़ता है, यानी संपीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर क्रैक आने लगते हैं। आपने पीछे देखा था वलन वाले टॉपिक में कि जब बहुत ज़्यादा कंप्रेशनल फोर्स क्रिएट हो जाता है तब भी वहाँ पर फॉल्ट बनते हैं। तो उसी प्रकार के फॉल्ट का नतीजा है रिफ्ट वैली, ये कहना था बेलार्ड महोदय का। समझे कुछ? कहने का मतलब ये है कि ये सरफेस है और इधर से आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, कंप्रेशनल फोर्स, और इधर से अप्लाई हो रहा है। ये बेलार्ड का कहना था। बाकी जितने साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि ये टेंशनल फोर्स से ज़्यादातर जो थे, मतलब ज़्यादातर जो साइंटिस्ट का ग्रुप था वो यही मानता था कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन टेंशनल फोर्स से हुआ है। लेकिन इन्होंने पूरी तरह से उस धारणा को बदल दिया, हालांकि वहाँ से कुछ विचारों को इन्होंने अपने अंदर हायर किया था। दोनों तरफ से जब फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है तो वलन पड़ेगा, यानी फोल्ड पड़ेंगे इसमें। अब फोल्ड एक सीमा तक ही पड़ सकते हैं। जब बहुत तेज यहाँ पर इंटेंस अमाउंट में जो कंप्रेशनल फोर्स है वो अप्लाई कर दिया जाए
तो क्या होगा, ये जो फोल्ड है ये बीच से क्रैक होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, इनमें चटकन की प्रक्रिया होगी। और यही जो चटकन होती है यही क्रमशः समय समय बीतने के साथ साथ स्टेप वाइज रिफ्ट वैली में कन्वर्ट हो जाती है। बीच का जो फॉल्ट क्रिएट होता है वहीं से रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, और ये स्टेप वाइज होता है, एक झटके में नहीं होता। तो इस प्रकार से यह जो बेलार्ड नाम के जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सफलतापूर्वक रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति और उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। और इसके पीछे बहुत सारे तर्क भी दिए हैं। तर्क आपने देखे कि यहाँ पर जो कंप्रेशनल फोर्स है वो अप्लाई होता है और जो फोल्ड बनते हैं उनमें क्रैक आने लगते हैं, और क्रैक से ही क्रमशः उसका विकास होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है और रिफ्ट वैली जो है वो क्रिएट होती है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है इसमें अभी भी जो रिफ्ट वैलीज हैं उनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मतलब ये हम लोग अभी भी स्पष्ट नहीं कर पाते कि ये एक्चुअली बनती किससे है। ये टेंशनल फोर्स से बनती है, या टेंशनल जो हाइपोथेसिस है उससे इनका फॉर्मेशन हुआ है, या फिर जो संपीड़नात्मक बल है यानी कंप्रेशनल फोर्स है उससे इनका निर्माण हुआ है। तो इस क्षेत्र में और ज़्यादा अभी रिसर्च की ज़रूरत है। या ये भी हो सकता है कि जितनी रिफ्ट वैली है पूरी दुनिया भर में उनका फॉर्मेशन अलग अलग प्रकार के जो फोर्सेस हैं उनसे हुआ हो। कुछ का फॉर्मेशन कंप्रेशन से हुआ हो और कुछ का फॉर्मेशन टेंशनल फोर्स से हुआ हो। तो आपको क्या लगता है, आप सोचिएगा और बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लोज करते हैं, क्योंकि हम लोग जियोग्राफी ऑप्शनल नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जियोग्राफी एज ए जीएस का सब्जेक्ट इस तौर पर पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी ऑप्शनल अगर आपने लिया होगा तो वहाँ पर आप इसे गहराई में डेप्थ में जाकर देखेंगे, और वहाँ पर ये जो बेलार्ड की परिकल्पना है इसको भी हम लोग पूरा चित्र के साथ देखते हैं, लेकिन यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है रैंप वैली का। तो रैंप वैली ये कैसे बनती है, रैंप वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दे आर फॉर्म व्हेन द मिडिल पोर्शन बिटवीन टू फॉल्ट प्लेन, मतलब दो जो फॉल्ट प्लेन होते हैं उनके बीच का जो मिडिल पोर्शन होता है, बीच का हिस्सा होता है, रिमेन एट इट्स प्लेस बट ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस द टू साइड रॉक ब्लॉक राइज अपवर्ड। वही चीज़ है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लेन है और प्लेन जो है इसमें बीच में फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, और इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ के जो किनारे हैं वो ऊपर की ओर उठ जा रहे हैं और बीच में यहाँ भी गहराई उत्पन्न हो जा रही है। बीच वाले हिस्से में गहराई नहीं उत्पन्न हो रही है, बीच वाला हिस्सा अपनी जगह पर बना हुआ है, और दोनों साइड के जो पोर्शन है, दोनों साइड के जो किनारे हैं वो ऊपर की ओर अपलिफ्ट हो जा रहे हैं, अपवर्ड उनका जो है राइज हो रहा है, मतलब उसमें ऊपर उठने का प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रकार से जो वैलीज बनती हैं ये रैंप वैली है, और इनकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये रिफ्ट वैली की तरह गहरी नहीं होती। रिफ्ट वैली में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गहराई होती है, लेकिन जो रैंप वैली होती है वो तुलनात्मक रूप से छिछली होती है, उथली होती है। और यहाँ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ब्रह्मपुत्र वैली जो है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है असम में, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब रैंप वैली का वो सबसे गुड एग्जाम्पल है। ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये आप जानते हैं, और असम में ये जो घाटी का निर्माण करती है, वैली बनाती है, वो असल में क्या है, रैंप वैली है। ये हमने देखा। अब इसके बाद ब्लॉक पर्वतों के बारे में देख लीजिए, ब्लॉक माउंटेन्स, ये क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। यहाँ जो परिभाषा लिखी है इसे देख लीजिए। व्हेन द मिडिल पोर्शन रिमेन एट इट्स प्लेस, जो मिडिल पोर्शन होता है वो अपने स्थान पर ही यहाँ पर रिमेन मतलब बचा रह जाता है, और जो ब्लॉक्स होते हैं, दोनों साइड के जो ब्लॉक्स होते हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सरफेस है, इसका जो मध्यवर्ती भाग है, मिडिल पोर्शन है, वो अपने स्थान पर बना रहे, और जो दोनों ओर के किनारे हैं यानी दोनों ओर के जो ब्लॉक्स हैं वो नीचे की ओर धंस जाएं। तो इससे क्या होगा, ये वाला हिस्सा भले ही ऊपर की ओर न उठे, लेकिन जब इसके आसपास की जो जमीन है वो नीचे धंसेगी तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये कैसा हो जाएगा, ये उभरा हुआ दिखाई देगा, और ये वाला पोर्शन नीचे धंसा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से बनते हैं ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो मिडिल पोर्शन है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, और जो साइड वाले ब्लॉक्स होते हैं वो नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं यानी धंस जाते हैं। ये ब्लॉक पर्वत की या ब्लॉक माउंटेन्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सतपुड़ा माउंटेन इन इंडिया, जो सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रेंजेस हैं, वो ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्जेज, ये जर्मनी में है, ये इसका उदाहरण है। और सियरा नेवादा रेंज जो है वो भी इसका उदाहरण है यूएसए में। साल्ट रेंज है पाकिस्तान में, वो भी ब्लॉक पर्वतों का ही उदाहरण है। ये सब किस तरह के उदाहरण है, ये ब्लॉक माउंटेन्स के ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे कि साल्ट रेंज है पाकिस्तान की, ये एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है। सियरा नेवादा इन यूएसए इज द मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो ये हमने ब्लॉक माउंटेन के बारे में देखा, इसमें कुछ खास नहीं है, वही चीज़ें हैं, वही प्रोसेस है, बस यहाँ पर एक माउंटेन क्रिएट हो रहा है। और कैसे बन रहा है, ये जो सरफेस है
इसमें बीच वाला मिडिल वाला जो पार्ट है वो अपनी जगह पे स्टेबल रह रहा है, मतलब स्थायी रह रहा है, और आसपास का जो हिस्सा है वो डाउनवर्ड मूव कर जा रहा है, यानी नीचे की ओर धंस जा रहा है। तो ये बीच वाला हिस्सा उभर जा रहा है अपने आप, ये खुद ऊपर न भी उठे तब भी अपनी जगह स्थिर है और आसपास की जमीन धंस रही है, तो ये ऊंचा दिखाई देगा। और इसी प्रकार से जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, ऊंचाई या उभार वाले क्षेत्र को ही तो हम माउंटेन कहते हैं। जो जमीन पर, अर्थ की क्रस्ट पर उभरा हुआ क्षेत्र है, उभरा हुआ पार्ट है, ज़्यादा उभरा हुआ पार्ट है, उसको हम माउंटेन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। इसमें ये खुद नहीं उठते बल्कि इनके आसपास की जो जमीन है वो नीचे धंस जाती है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा सियरा नेवादा है। इसके अलावा भारत में सतपुड़ा का जो पर्वत क्षेत्र है, पर्वत श्रृंखला है, वो इसका एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्जेस ये जर्मनी का है, और पाकिस्तान में साल्ट रेंज, ये सब बढ़िया एग्जाम्पल है ब्लैक पर्वतों के। इसे हमने देखा। अब इसके बाद जो दूसरे टाइप के माउंटेन हैं वो कौन से हैं, तो ये हॉर्स्ट माउंटेन है। हॉर्स्ट पर्वत कैसे होते हैं, तो इसमें व्हेन द टू साइड्स ब्लॉक या व्हेन द टू साइड ब्लॉक्स ऑफ अ फॉल्ट रिमेन एट देयर प्लेसेस बट द मिडिल ब्लॉक राइजेज अलोंग द फॉल्ट प्लेन्स। यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ रहा है, और जो किनारे वाले हिस्से हैं, मतलब किनारे वाले जो ब्लॉक्स हैं वो अपने स्थान पर बने हुए हैं। मतलब यहाँ पर फॉल्ट तो बन ही रहा है, फॉल्ट के ही द्वारा या फॉल्ट के ही प्रोसेस से, फॉल्टिंग का जो मूवमेंट होता है, प्रोसेस होता है, उसी से इन दोनों का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो ब्लॉक पर्वत हो या फिर हॉर्स्ट पर्वत हो। तो ये जो हॉर्स्ट माउंटेन है इसमें होता क्या है, 3 ब्लॉक है मान लीजिए, ये इस प्रकार से, और तीनों ब्लॉक में ये और ये, मतलब जो इस साइड वाला ब्लॉक है ये वाला, और इस साइड वाला जो ब्लॉक है ये वाला, ये अपने स्थान पर बने हुए हैं। लेकिन जो बीच वाला है वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर ऐसे अपलिफ्ट कर रहा है, मतलब उसमें अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, वो ऊपर उठ रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऊंचाई बीच वाले क्षेत्र की बढ़ेगी, तो ये जो उभरा हुआ क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हॉर्स्ट माउंटेन। इस प्रकार से बनने वाले जो पर्वत है ये हॉर्स्ट माउंटेन कहलाते हैं। मतलब जो ब्लॉक माउंटेन का प्रोसेस था ठीक उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर होता है। उसमें हमने देखा ब्लॉक वाले में कि किनारे वाले जो क्षेत्र थे वो नीचे की ओर धंस रहे थे, और बीच वाला जो क्षेत्र था, बीच वाला जो ब्लॉक था वो स्टेबल था, अपने स्थान पर बना हुआ था। इस वजह से उसमें उभार आता है तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ पर जो हॉर्स्ट है उसमें क्या होता है, बीच वाला हिस्सा ही उभर जाता है, और किनारे वाले जो ब्लॉक्स हैं वो अपने स्थान पर स्टेबल रहते हैं, बने रहते हैं। अब ये जो हॉर्स्ट पर्वत बनते हैं, इसमें जो हार्ज माउंटेन है ये कहाँ का है, ये जर्मनी का है, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं। इन फैक्ट द रिफ्ट वैली एंड द रैम्प वैली, द ब्लॉक माउंटेन एंड द हॉर्स्ट माउंटेन आर सिमिलर इन अपीयरेंस। इनका जो अपीयरेंस है वो एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर है, एक जैसा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा समानताएं पाई जाती हैं। बट दे आर द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द अर्थ मूवमेंट। लेकिन यह रिजल्ट होते हैं अलग अलग तरह की जो अर्थ के मूवमेंट में एक्टिविटीज़ होती हैं उसका। मतलब अर्थ के अंदर अलग अलग तरह की जो भूगर्भिक हलचलें चलती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, उसी का नतीजा होते हैं इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक अंदर से काम करता है और एक बाहर से काम करता है, और यही दोनों जो फोर्सेस होते हैं यह अर्थ के क्रस्ट पर परिवर्तन ले आते हैं, और उसी परिवर्तन का ये रूप है या उदाहरण आप कह सकते हैं, जिन्हें कि हम यहाँ पर रैम्प वैली, रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट माउंटेन के तौर पर देखते हैं। यह डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ का नतीजा होते हैं। हालांकि जो इनका अपीयरेंस है वो आपस में काफ़ी सिमिलर होता है, जो प्रोसेस है वो लगभग एक जैसा ही होता है। कहीं पर कंप्रेशनल फोर्स काम करता है, कहीं पर टेंशनल फोर्स काम करता है। तो यहाँ तक हमने जो पूरा इंडोजेनिक फोर्स का चैप्टर था, इंडोजेनिक फोर्सेस पर आधारित ये जो चैप्टर था, इसको कंप्लीट किया है। इसमें अलग अलग तरह की जो संरचनाएं थी, स्थलाकृतियाँ थी, उनको देखा। इसमें हमने फाल्ट और फोल्ड के बारे में जाना, कुछ वैलीज़ के बारे में जाना और कुछ माउंटेन्स के बारे में जाना। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है, इसके बाद वाला जो चैप्टर नंबर, यहाँ पर आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर 6 है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है और महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, क्या वो पहले के समय में भी वैसे ही पाए जाते थे जैसे हमें आज दिखते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो हम यहाँ देखेंगे, और हम यह भी जानेंगे कि सबसे पहले किसने इस बारे में अपना पहला विचार प्रस्तुत किया था। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यह जो बातें होंगी ये अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।